हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मिल गया नोट सबको? जो आपकी बुक है वो नेक्स्ट वीक तक आएगी, इसलिए तब तक हमारी जो 2-3 क्लासेस लगेंगी, आज कल परसों 3 क्लास अगर मेरी बैक टू बैक है आपके साथ, उसके अंदर ये नोट्स हमारे काम आ जाएंगे, तो वी कैन इजीली गो विद 3 क्लासेस। नेक्स्ट वीक के अंदर आपको पूरी बुक मिल जाएगी, ठीक है? अभी वो बुक प्रिंट नहीं होकर आएगी। आपने मेरे साथ अभी न्यू सिलेबस में एक क्लास करी है। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो डिस्कशन करी थी, एक बार जल्दी से बताऊंगा। अच्छा, कोई ऐसा जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी, जिसकी पहली क्लास है? ऐसा तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं करी थी, मैं उनको बता दूं, पहले तो हमने 1 घंटे के अंदर लगभग सारे के सारे जो न्यू सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको मैंने रन थ्रू कराया था। ये जो न्यू सिलेबस है, पहली बार जिसको फाउंडेशन में डाला गया है, ये पहले इंटर में भी हुआ करता था। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनसे मैंने रन थ्रू करवाया था, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है? हमने सिलेबस अभी स्टार्ट नहीं करा था, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ओवरव्यू देना शुरू किया था। एक बार जल्दी से मैं रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि क्लास काफी दिन बाद लग रही है, तो बाकी सबके लिए भी रिवाइज हो जाएगा। हमने डिस्कस किया था, जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हो, मैक्रो इकोनॉमिक पहले तो डिफरेंस समझा था, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो के अंदर किस चीज की स्टडी की जाती है? इंडिविजुअल्स की, यानी एक कंज्यूमर की स्टडी करेंगे, माइक्रो के अंदर आएगा। एक पर्टिकुलर फर्म की स्टडी करेंगे, वो भी किसमें आएगा? माइक्रो में। मैक्रो के अंदर मेनली हमारी डिस्कशन किसकी होती है? एग्रीगेट्स। जब हम पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट स्टडी कर रहे होते हैं, जब हम पूरी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन को स्टडी कर रहे होते हैं, वो टिपिकली कहां पर आता है? माइक्रो। फिर मैंने एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप सबने ऑलरेडी पढ़ रखी है, उसके अंदर एक वर्ड होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक वर्ड होता है मार्केट डिमांड, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ेंगे, आपने सुन रखा होगा, पढ़ना तो मेरे साथ है अभी, उसका नाम क्या होता है? एग्रीगेट। एक एक करके याद कराओ। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या हुआ? एक प्रोडक्ट की डिमांड एक पर्टिकुलर कंज्यूमर जो करता है, उसे क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। यानी द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वन प्रोडक्ट, लेट्स से दिस कैलकुलेटर, which is demanded by one customer Sanchit Grover at different prices, it is called individual. नो डाउट इंडिविजुअल डिमांड नाम से पता लग रहा है वो मैक्रो का टॉपिक है या माइक्रो का? माइक्रो। फिर हमारा अगला वर्ड क्या आता है? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है? सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द कस्टमर्स फॉर ऑल द प्रोडक्ट या वन प्रोडक्ट फॉर वन प्रोडक्ट। अगर कैलकुलेटर की बात करूं, कैलकुलेटर के क्वांटिटी को डिमांड करना एट बाय ऑल द कस्टमर्स, उसे ऐड कर दिया जाएगा और क्या आ जाएगा? मार्केट। बट क्योंकि अभी भी हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए मार्केट डिमांड को भी कंसीडर किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड? sum total of the demand of all the customers for all the goods and services in a particular country, it is called aggregate. तो एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड में फर्क है। मार्केट डिमांड एक प्रोडक्ट का होता है, एग्रीगेट डिमांड सारे प्रोडक्ट का होता है। तो हमारा अगला सवाल ये आया था, अगर मान लो 1 मिनट के लिए आपको एग्रीगेट डिमांड निकालनी है, क्या हर प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड को ऐड करके एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी? क्या कैलकुलेटर की मार्केट डिमांड, बॉटल की मार्केट डिमांड, मोबाइल फोन की मार्केट डिमांड, सबकी मार्केट डिमांड को ऐड कर दो, कैन वी गेट एग्रीगेट डिमांड? नो। क्यों नहीं कर सकते? बताओ क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम है? मैंने आपके सामने सिंपल एग्जांपल लिया था। ये जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए प्लास्टिक लगा है, इस कैलकुलेटर के अंदर कोई ना कोई चिप लगी होगी, इस कार्डबोर्ड को पैक करने के लिए पैकिंग पेपर लगा होगा। क्या उस सब को इस कैलकुलेटर के प्राइस में ऐड कर दिया गया या नहीं कर गया? अगर हम कैलकुलेटर की डिमांड को यूनिट्स में नहीं रुपीस में देखें, और हम इस सारे कैलकुलेटर की डिमांड को ऐड कर दें, क्या इसमें बाय डिफॉल्ट प्लास्टिक, चिप, पैकिंग पेपर सब ऐड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस। अच्छा, अब आपने कैलकुलेटर की डिमांड को भी ऐड कर दिया, प्लास्टिक की डिमांड को भी ऐड कर दिया, मान लो चिप को भी अलग से ऐड कर दिया, क्या ये चीज एक ही बार काउंट हो रही है या दो बार काउंट हो रही है? दो बार काउंट। तो हमने एक चीज डिस्कस करी थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए अलग से पूरी थ्योरी क्यों बनाई गई? क्योंकि आप सिर्फ माइक्रो को ऐड करके मैक्रो नहीं लिख। अगर मैक्रो इतनी आसान होती कि माइक्रो को ऐड करते जाओ मैक्रो आ जाएगा, फिर तो बात ही खत्म ना। जो माइक्रो में पढ़ा दिया उसी को मैं कहता ऐड कर करके मैक्रो पढ़ लो। मैक्रो पढ़ने की जरूरत क्यों बनी? मैक्रो को स्टडी करने की जरूरत क्यों बनी? क्योंकि बाय सिंपली एडिंग माइक्रो यू कैन नॉट गेट अ पिक्चर ऑफ रीजन। हर इकोनॉमी के अंदर एवरीथिंग इज कनेक्टेड। मैं आपको जो प्रोडक्ट दे रहा हूं, मेरे लिए वो फाइनल प्रोडक्ट है, मगर हो सकता है आप उस प्रोडक्ट से फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एमआरएफ क्या बनाती है? टायर। एमआरएफ के लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या है? टायर। बट वही टायर जब मारुति में लग जाता है, तो क्या वो मारुति की गाड़ी की का पार्ट बन जाता है? नहीं बन जाता? यस। अब आप
टायर इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वैल्यू में ऑलरेडी टायर इंडस्ट्री की वैल्यू जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है? तो दैट इज व्हाई माइक्रो को सिंपली ऐड करके मैक्रो। मैक्रो पढ़ने के लिए मैंने आपको कहा था हम बॉटम अप अप्रोच नहीं ले सकते, हमें टॉप डाउन अप्रोच लेनी पड़ेगी। बॉटम अप मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर जाओ, माइक्रो से ऐड करके मैक्रो जाओ, नॉट पॉसिबल, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। टॉप डाउन का मतलब क्या है? इकोनॉमी को जूम आउट करके देखो, इकोनॉमी में चल क्या रहा है। अगर आप नीचे से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ये ऐसा लगेगा कौन क्या किसको। मैं अगर किसी साथ सेल कर रहा हूँ, वो सामने वाले की परचेज है, वो किसी और को सेल कर रहा है, वो किसी और की परचेज है, नहीं समझ में आ पाएगा इकोनॉमी। इकोनॉमी को हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा? टॉप डाउन। तो हमने डिस्कस किया था एक इकोनॉमी के अंदर कोई भी लोग हैं उनको दो सेक्टर में डिवाइड किया जा सकता है। पहला सेक्टर कौन सा होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर। दूसरा सेक्टर कौन सा होता है? कंज्यूमर सेक्टर बोल सकते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर। Primarily people are divided into two sector, producer sector and household sector. और इनके बीच में कंटिन्यूअसली गिव एंड टेक चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर का अच्छा काम क्या, जल्दी से बताओ। प्रोड्यूसर सेक्टर नाम से पता लग रहा है इसका मेन पर्पस क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करें, हम सिर्फ गुड्स की बात नहीं करेंगे, बात भी करेंगे सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर का मेन काम गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप सबने पढ़ रखी है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक चैप्टर था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। याद करके बताओ, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए इकोनॉमिक्स मान के चलते हैं आपको चार फैक्टर। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्यार से क्या बोला जाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स मान के चलती है कि इन फैक्टर्स के बिना आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। चारों की डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंदर होती है, ठीक है हमारी। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर किसको देगा? प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर जो लोग हैं वो प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए काम करेंगे, तो वो एक तरह से लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, वो प्रोड्यूसर सेक्टर को रेंट पे दे रहा है, तो उसके बदले के अंदर क्या दे रहा है? वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इस तरह से पहली चीज क्या होती है? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दे रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, फ्री में दे रहा है या पैसे चार्ज कर रहा है? क्या पैसे चार्ज कर रहा है? लैंड के बदले में क्या होगा? रेंट। लेबर के बदले में वेजेस, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। प्लीज टेक केयर, इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट भी एक तरह का खर्चा माना जाता है, प्रॉफिट भी एक तरह की पेमेंट मानी जाती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, अगर आप बात करो मेरी, क्या मैं प्रोड्यूसर सेक्टर हूं या मैं हाउस होल्ड? हाउस होल्ड कौन हूं? हाउस होल्ड। आप सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, मैं नहीं करूं। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये भी थे, यानी कि वो एंड प्रोड्यूसर सेक्टर वो इंसान नहीं आता चला रहा। संचित करोड़ में भी रनिंग द बिजनेस, बट ही इज हाउस होल्ड सेक्टर। क्योंकि इकोनॉमिक्स मान के चलती है बिजनेस एक इनटेंजिबल चीज है, इसलिए प्रोड्यूसर सेक्टर को बिजनेस चलाने के लिए भी एक फैक्टर चाहिए होता है, जिसका नाम क्या होता है? मैं हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट हूं और मैं एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विस दे रहा हूं, किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। और मुझे बताओ प्रोड्यूसर सेक्टर बदले में क्या दे रहा है? तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, हम किस चीज को आम भाषा में बोलते हैं, ये तो इनको तो अकाउंटेंसी में खर्चा ही मानते हैं। रेंट को खर्चा मानते हैं, सैलरी को खर्चा मानते हैं, इंटरेस्ट को खर्चा मानते हैं। बट क्या अकाउंटेंसी में आप प्रॉफिट को खर्चा मानते हो? नहीं। इकोनॉमिक्स इसको भी फैक्टर पेमेंट मानते हैं। तो जब हम इकोनॉमिक्स में लिखेंगे फैक्टर पेमेंट, तो फैक्टर पेमेंट के अंदर आपकी रेंट भी आ जाएगी, फैक्टर पेमेंट के अंदर आपकी सैलरी भी आ जाएगी, इसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी आ जाएगा। प्लीज टेक केयर, जो एंटरप्रेन्योर्स का प्रॉफिट है वो भी क्या आ जाएगा? इसी। तो पहली फ्लो में अगर आप ध्यान से देखो, प्रोड्यूसर कंज्यूमर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने वापस क्या दिया? फैक्टर पेमेंट। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद पैसा हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ गया। आप मुझे बताओ हाउस होल्ड सेक्टर अगले स्टेप क्या करेगा? इस प्रोड्यूसर सेक्टर ने इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके क्या बना दिया? गुड्स एंड सर्विस। प्रोड्यूसर सेक्टर अभी मैंने आपको बोला वो तो इनटेंजिबल एंटिटी होती है, ये तो लिविंग पर्सन ही नहीं है। लिविंग पर्सन तो कहाँ रह रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर में। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर किसको बेचेगा? हाउस होल्ड। तो सेकंड फ्लो में क्या होगा? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर ने बनाए हैं वो किसको बेच दिए जाएंगे? हाउस होल्ड सेक्टर को। और फ्री में दे दिए जाएंगे या पैसे चार्ज किए जाएंगे? इस पैसे को जो चार्ज किया जाता है इसे बोलते हैं कंज्यूमर या कंजम्पशन एक्सपेंस। कंजम्पशन एक्सपेंस। तो अगर आप ध्यान से देखो, कंटिन्यूअसली इकोनॉमी में दो सेक्टर के बीच में आदान प्रदान चल रहा है। अगर आप एक एक पर्सन को, एक एक कंपनी को देखोगे तो पागल हो जाओगे। आप पूरी इकोनॉमी को दो सेक्टर में डिवाइड कर दो, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड।
यहाँ पर दो फ्लो ऐसे हो रही हैं जिनका नाम मैंने बोला था रियल फ्लो है, और ये दो फ्लो है जिनका मैंने नाम क्या रखा था, मनी फ्लो। अगर आप ध्यान से देखो रियल फ्लो के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या हो रहा है, मनी फ्लो हो रहा है। एक बार बताओ रियल फ्लो कौन कौन से होता है, हाउस होल्ड से कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को क्या जा रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर क्या जा रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और बदले में मनी फ्लो किस चीज का हो रहा है, फैक्टर पेमेंट। फिर अगला रियल फ्लो, प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को क्या जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, और इसके बदले में एक मनी फ्लो हो रहा है जिसका नाम क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड इस तरह से जो पैसा है हमारी इकोनॉमी में घूमता रहता है। अगर आप सिर्फ इतना पार्ट देखो मनी वाला, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोल लो या सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बोल लो, एक इकोनॉमी में पैसा हर समय घूमता रहता है, किन दो सेक्टर के बीच में घूमता रहता है, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड। ठीक है जी। अब इस मॉडल के अंदर एक कमी थी, इस मॉडल में हम ये मान के चल रहे हैं, कमी नंबर 1, हमने ये माना कि प्रोड्यूसर सेक्टर को जो भी पैसा मिला गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर, प्रोड्यूसर सेक्टर ने सारा का सारा पैसा क्या करा, बांट। मैं ये मान के चल रहा हूं, मान लो मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बेचे, 1 मिनट के लिए एग्जांपल लेते हैं, और मुझे 1 करोड़ रुपए मिले। अब मुझे बताओ पीएनएल के अंदर क्या करते हो, आपकी सेल्स 1 करोड़ होगी, डेबिट साइड में क्या क्या लिखते हो, खर्चे लिखते हो। खर्चों के अंदर रेंट आ गई, लिख दी हमने, फिर क्या आ गई, सैलरी लिख दी, फिर हमने क्या लिखा, इंटरेस्ट। मुझे बताओ आपका जो लास्ट में प्रॉफिट बचा 20 लाख रुपए का, मान लो ये तीनों मिलाकर 80 लाख है, आपका 20 लाख का प्रॉफिट क्या करते हो, अगर प्रोप्राइटर के अकाउंट्स बना रहे हो तो उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देते हो, बाद में वो ड्रॉइंग्स कर लेंगे। पार्टनरशिप के अकाउंट्स बना रहे हो तो क्या करते हो, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हो, किया होगा आपने। कंपनी के अकाउंट्स आई डोंट थिंक आपने बनाए हैं, बट आप सोच सकते हो कंपनी के अकाउंट्स क्या होंगे, डिविडेंड के रूप में बांट दिए, यही होगा। अब मेरा सवाल ये है, क्या किसी बिजनेस के सारे प्रॉफिट बांट दिए जाते हैं, या कई बार बिजनेस अपने पास कुछ प्रॉफिट रख भी लेता है। क्या आपने कभी अकाउंट्स के अंदर रिजर्व बनाया है, जनरल रिजर्व बना रखा होगा आपने। व्हाट इज रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स, वो प्रॉफिट का हिस्सा जो मैं अभी अपने ओनर्स को वापस नहीं दे रहा, अपने ओनर को बोल रहा हूँ सबर रखो, मेरे बिजनेस को खुद का पैसा चाहिए, तो वो पैसा मैंने अपने बिजनेस के बिजनेस में रख लिया। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, जब हम ये मान के चल रहे हैं कि सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आया और मैंने सारा का सारा बांट दिया, तो इस मॉडल में हमने एक एजम्पशन लिया जो कि बड़ी बेतुकी सी एजम्पशन है, वो क्या है, देयर आर नो रिटेन। मैं मान के चल रहा हूं हर बिजनेसमैन जो भी सेल के थ्रू कमाता है, जो भी उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू इनकम होती है, वो सारा का सारा बांट देता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट एंड बचा हुआ क्या हो गया, प्रॉफिट। वो कुछ भी अपने लिए रिटेन। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये एजम्पशन सही है या गलत है, और इसका इशू आ रहा है या नहीं आ रहा, वॉइस का इशू, जल्दी बताओ, वॉइस कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, उखड़ी उखड़ी आ रही है, तो मेरा परमानेंट आवाज ही ऐसी है, छोड़ो। तो वही होगी ना, अब तो आवाज ही बेकार हो गई है, मधुर आवाज तो निकलेगी नहीं इस गले से। खरखर आ रही है, वो परमानेंट है भाई। तुमको सोनू निगम आके गाना सुनाएगा नहीं, अब तुमको सर आपकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही तो क्या करूं, वो कैमरे की गलती नहीं है। खरखर आ रही है, अगर बियरेबल है तो कर लो यार, मैं ना इस समय फालतू सिस्टम ऑफ करके ऑन नहीं कर रहा, अगर सह सकते हो तो सह लो, जिंदगी में थोड़ा सह लो ना, सब सही हो जाता है। वो कह रहे हैं कम आ रही है, कम आ रही है तो बुलाओ करिश्मा को। सेल किसी को पता है कहाँ रखा होता है, तुम तो रोज आते हो, मैं तो कभी कभार आता हूँ। सेल है माइक का। अब सही है, अब सही है, कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं। मैं तो अपनी रिकॉर्डेड क्लास बचा रहा हूँ, ये ना हो बाद में रिकॉर्डेड क्लास फिर से रिकॉर्ड करनी पड़े।
चलो ब्रेक में चेंज कर लेंगे, थोड़ी देर ब्रेक का समय हो जाएगा, ब्रेक में चेंज कर लेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। पहले हाँ, बात हम ये कह रहे थे कि ये एजम्पशन लेना, मैं ब्रेक में चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये एजम्पशन लेना कि सारे का सारा पैसा बिजनेसमैन बांट देगा, ये एजम्पशन गलत है, क्योंकि प्रैक्टिकली बिजनेसमैन क्या करता है, रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया था। रिलायंस का एक साल का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 70,000 करोड़। और रिलायंस के शेयर होल्डर से अगर आप बात करोगे, मैं खुद रिलायंस के शेयर होल्डर हूं, रिलायंस क्या हर साल डिविडेंड देता है या डिविडेंड ही नहीं देता? डिविडेंड देता ही नहीं है। अच्छा, 70,000 करोड़ कहाँ जाते हैं फिर? अंबानी के घर सीधा लोड होकर चले जाते हैं। वो भी तो शेयर होल्डर है ना हमारे तरह, एट द एंड ऑफ द डे वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, क्या दिक्कत है? डिविडेंड मिलेगा तो सबको मिलेगा, बट रिलायंस डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करता। तो 70,000 करोड़ जो हर साल रिलायंस कमाता है, उसका वो जाता कहाँ है? वो बिजनेस में क्या हो जाता है? री इन्वेस्ट। जो रिलायंस आप रोज सुनते हो, नए नए ज्वाइंट वेंचर करता है, नए नए मर्जर करता है, आज की इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, पढ़ तो ली होगी तुमने। आपसे मुंह सुनना चाहता था, मैं मान के चल रहा हूँ तुम पढ़ के आए होगे। आज की खबर ये है कि जो जियो सिनेमाज है रिलायंस का, रिलायंस ने और डिज्नी ने एक पैक्ट कर लिया, एक नया जॉइंट वेंचर बना लिया। डिज्नी के जितने भी ऑपरेशन हैं इंडिया के अंदर और रिलायंस के जितने भी ऑपरेशन हैं, वो क्या हो रहे हैं, आपस में मर्ज हो रहे हैं, एक कंबाइंड एंटिटी बन रही है, और वो इंडिया की नंबर 1 मीडिया कंपनी बनने जा रही है। इस समय इंडिया की 2 बड़ी कंपनीज हैं मीडिया के अंदर, 4 बड़ी हैं। सबसे बड़ी बात, जी, सोनी, रिलायंस और अपना डिज्नी, ये 4 हो गए हमारे। डिज्नी और रिलायंस मर्ज हो रहे थे, सोनी और जी मर्ज हो रहे थे। जी और सोनी का मर्जर लास्ट टू लास्ट वीक टूट गया, वो तो तुमने पढ़ ही लिया होगा, है ना? तो मैंने बताया था, मैं न्यूज रिपोर्टर ही हूं। तो जी और सोनी का मर्जर खत्म हो गया, तो अब आज इनका मर्जर भी लग रहा था शायद टूट जाए, क्योंकि डिज्नी की कुछ ऐसी कंडीशंस थी, बट फाइनली रिलायंस और डिज्नी का मर्जर हो गया, अब ऑफिशियल हो गया है। हाँ, वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगा, वहां से अप्रूवल लेगा, वो सब होता रहेगा, बट वो मर्ज हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद अब आपके दिमाग में आएगा, सर जियो सिनेमाज और हॉटस्टार की ऐप क्या मर्ज हो जाएगी? मुझे नहीं पता, वो आगे धीरे धीरे करके वो बताएंगे, बट इन दोनों के ऑपरेशन मर्ज हो रहे हैं। अब मुझे बताओ, डिज्नी हॉटस्टार जैसी कंपनी को वो इतना सारा पैसा दे रहा है रिलायंस, उसके पूरे इंडिया के ऑपरेशंस ले रहा है, तो क्या उसको पैसे की जरूरत है या नहीं है? यस। अगर ये सारा पैसा रोज रोज रिलायंस बांटता चला जाए, तो रिलायंस को ऐसी डील करने के पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए रिलायंस का जो भी प्रॉफिट होता है, रिलायंस अपने ही बिजनेस में क्या कर देता है, इन्वेस्ट। मगर हम क्या मान के चल रहे हैं, हमने सारा का सारा पैसा किसको दे दिया, हाउस होल्ड सेक्टर। तो इस मॉडल की पहली कमी मैंने बता दी। दूसरी कमी, इस हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर बात करें, हमने ये मान के चला, जो बिजनेस के लिए फैक्टर पेमेंट है, क्या हाउस होल्ड सेक्टर के लिए वही फैक्टर इनकम है या नहीं है? यस। ध्यान देना, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम दो अलग अलग चीजें नहीं है, वो क्या होती हैं, सेम। मेरे नजर से देखो तो वो फैक्टर पेमेंट है, और हाउस होल्ड सेक्टर की नजर से देखो तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम हो जाएगी, ठीक है। अब ये मुझे बात बताओ, अगर एक पर्सन को 1 लाख रुपए की सैलरी मिली है, इंटरेस्ट मिला है, रेंट मिला है या प्रॉफिट मिला है, क्या वो इंसान 1 लाख रुपए पूरा का पूरा खर्च कर देता है या वो भी कुछ सेव करता है? क्या 1 लाख रुपए पूरा का पूरा खर्च कर दोगे? नहीं। मगर हमने क्या मान के चले, आपको जो भी फैक्टर पेमेंट के रूप में फैक्टर इनकम मिली है, आपने सारा का सारा पैसा क्या कर दिया, खर्च। यानी यहां पर भी हमने एक एजम्पशन लिया जो कि गलत है, वो क्या है, देयर आर नो सेविंग्स। मैंने आपको बोला था, हमें तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि बेटा 10 रुपए की पॉकेट मनी मिले तो 8 रुपए खर्च करो और 2 रुपए को क्या करो, सेव करो। तो अल्टीमेटली हाउस होल्ड सेक्टर सेव नहीं करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर सेव नहीं करेगा, ये दोनों एजम्पशन क्या थी, गलत। तो मैंने कहा था ये मॉडल हमारा गलत है, ये बड़ा ओवर सिंपलिस्टिक मॉडल है, मतलब सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में ज्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस मॉडल को रिजेक्ट करके हम एक अगले मॉडल पे आए। अगले मॉडल में फिर से जल्दी से बताओ 2 सेक्टर होंगे, कौन कौन से, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर फिर से जितना आता है उतना तो बोलते हैं, मैं रियल फ्लो नहीं बना रहा, क्योंकि रियल फ्लो के कॉरेस्पॉन्डिंगली मनी फ्लो हो ही रहा है, तो मनी फ्लो के अंदर बात करते हैं। पहला फ्लो कहां से कहां तक हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दे रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट अब वो अपना पूरा पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में खर्च नहीं करेंगे, थोड़े बहुत पैसे को सेव कर लेंगे। अच्छा, अगर आपने अपने पैसे को सेव करा, अपनी इनकम को सेव करा, तो वो पैसा कहां रखोगे, बैंक के अंदर जाएगा। बैंक को हमने एक नया नाम दे दिया, उसका नाम क्या रख दिया, फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बोल सकते हो, या फिर क्या आ गया, फाइनेंशियल सेक्टर। अब आपने अपने पैसे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, थोड़ा बहुत खर्च कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जो बच गया उसको कहां पे डाल दिया, सेविंग। दिस इज कॉल्ड सेविंग। अगर आप ध्यान से देखो, आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो घूम रहा था, उस सर्कुलर फ्लो से थोड़ा सा पैसा बाहर चला गया। बाहर कैसे चला गया, वो गोल गोल मॉडल में जो पैसा घूम रहा था, थोड़ा सा पैसा मैंने कहा नहीं, ये मैं वापस प्रोड्यूसर को नहीं दे रहा, मैं इसको क्या कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं। अच्छा, दूसरा केस बात करते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर, अभी मैंने आपको बोला वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा, फैक्टर पेमेंट।
बट अभी मुझे बताओ, क्या रिलायंस सारा का सारा पैसा फैक्टर पेमेंट के रूप में देता है या कुछ सेव कर लेता है? सेव। वो भी पैसा कहां रखता है? फाइनेंशियल सेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखो, दोनों ने, प्रोड्यूसर सेक्टर ने भी और हाउस होल्ड सेक्टर ने भी, अपने इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से थोड़ा सा पैसा निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? मैंने भी सेविंग के फॉर्म में निकाल लिया, प्रोड्यूसर सेक्टर ने भी किस फॉर्म में निकाल लिया? सेविंग। प्रोड्यूसर सेक्टर की सेविंग को हम कई बार सेविंग नहीं बोलते, उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, ये पैसा यहां से निकल के चला गया। जब एक पर्टिकुलर चीज से पैसा निकल जाता है उसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? लीकेज। आपने देखो पानी, कोई पानी का पाइप जा रहा है, उस पानी के पाइप में लीकेज हो रही है, इसका मतलब वो पानी जो उस पाइप से जा रहा था, बीच में कहीं ना कहीं उस पाइप के अंदर छेद है और वहां से पानी क्या हो रहा है? टिप टिप करके बाहर निकल रहा है। यही चीज यहाँ पर हो रही है। ये मेरा येलो वाला क्या चल रहा है? एक तरह का पाइप है जिसके अंदर मनी फ्लो कर रही थी। इस मनी फ्लो में से हाउस होल्ड सेक्टर ने थोड़ा सा पैसा निकाल लिया, उसे क्या बोल दिया? सेविंग। और बिजनेस सेक्टर ने भी थोड़ा सा पैसा निकाल लिया, उसे क्या बोल दिया? रिटेन्ड अर्निंग्स। बोथ आर अ फॉर्म ऑफ लीकेज। पैसा हमारा इकोनॉमी से, सर्कुलर फ्लो से थोड़ा सा बाहर आ गया। अब मेरा सवाल ये है, फाइनेंशियल सेक्टर क्या करेगा इस पैसे? जो बैंक्स हैं आपके, बैंक्स आप सबसे डिपॉजिट लेकर क्या करते हैं? उस पैसे का वो लोन देते हैं। बैंक का मॉडल ही क्या होता है? हम लोगों से पैसे लेता है, डिपॉजिट्स लेता है, और जिनको जरूरत होती है उसे क्या देता है? लोन। अब मेरा सवाल क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर से लोन प्रोड्यूसर सेक्टर लेगा, हाउस होल्ड सेक्टर लेगा, या दोनों ले सकते हैं? बिजनेसमैन लोन ले सकता है, किसके लिए? आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और हाउस होल्ड सेक्टर भी लोन ले सकता है, नहीं ले सकता? यस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक घर खरीदना है, अगर आपको कोई एसेट खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको टीवी खरीदना है, आपको माइक्रोवेव खरीदना है, और आपके पास पैसे नहीं है, आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो जो पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में गया इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, वो सेक्टर वहां से वापस आ गया इन द फॉर्म ऑफ बोरोविंग। प्रोड्यूसर सेक्टर इस पैसे को बोरो करेगा, और बोरो करने के बाद इस पैसे से क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बोली थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स में ये दोनों वर्ड, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों वर्ड सेम है या अलग अलग है? अलग अलग। आम भाषा में इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स में इन दोनों का मतलब कंप्लीटली अलग है। क्या अलग है? सेविंग का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? वो पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड इनकम जो खर्च नहीं हुई उसे क्या बोलते हैं? सेविंग। प्लीज टेक केयर, सेविंग हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम जो खर्च नहीं हुई। सेम वे में वो पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर सेक्टर जो उसने फैक्टर पेमेंट के रूप में नहीं बांटी, उसे क्या बोलेंगे? सेविंग। मगर इन्वेस्टमेंट क्या होती है बताओ इकोनॉमिक्स के अंदर? अगर मैंने म्यूचुअल फंड खरीद लिए, क्या वो इन्वेस्टमेंट है? नहीं। अगर मैंने शेयर्स खरीद लिए, क्या वो इन्वेस्टमेंट है? नहीं। वो सेविंग ही है, क्योंकि तुम अपना सरप्लस पैसा ही रख रहे हो, तुम अपना अनस्पेंट पैसा उनमें रख रहे हो, वो सेविंग ही है। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब आप कोई कैपिटल एसेट्स खरीदते हो। कैपिटल एसेट्स मतलब जो फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, उन कैपिटल एसेट्स को खरीदने को क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट। और मुझे बताओ, आमतौर पे ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर इन रेयर केस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक घर खरीद के रेंट पे चढ़ा दिया, तो देखा जाए आपने भी एक इन्वेस्टमेंट करी, वो हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट होती है। बट आमतौर पे इन्वेस्टमेंट इज डन इन इकोनॉमिक्स बाय प्रोड्यूसर सेक्टर। तो अगर आप इस मॉडल में देखो, जैसे ही हमने फाइनेंशियल सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, दो चीजें हुई। पॉइंट नंबर 1, हमने अपना पैसा, प्रोड्यूसर सेक्टर ने भी और सेविंग हाउस होल्ड सेक्टर ने भी अपना पैसा इनके पास पार्क कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। और फिर इस पैसे को वापस बोरोविंग की फॉर्म में किसको दे दिया गया? प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर को दे दिया गया। इस बोरोविंग से दोनों लोगों ने क्या करी? प्रोड्यूसर ने भी और हाउस होल्ड ने भी, दोनों से क्या करी? इन्वेस्टमेंट। तो जो पैसा सेविंग की फॉर्म में लीक हुआ था, वो पैसा बोरोविंग और इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में वापस क्या हो गया? सर्कुलर फ्लो में आ गया। यानी आप बोलते हो इस फ्लो में एक लीकेज है और एक इंजेक्शन है। पहले तो लीकेज का मतलब क्या होता है? पैसा बाहर चले जाना। इंजेक्शन का मतलब वापस आ जाना। लीकेज क्या है इस पूरे फ्लो के अंदर? सेविंग। सेविंग्स आर अ फॉर्म ऑफ लीकेज, क्योंकि वो सर्कुलर फ्लो को बिगाड़ रहे थे। वो पैसा जो घूमता हुआ यहां जाना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा सेव कर लिया। वो पैसा जो घूमता घूमता यहां जाना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा सेव कर लिया। दे आर अ फॉर्म ऑफ लीकेज। बट इस लीकेज के कॉरस्पॉन्डिंगली एक इंजेक्शन भी होगी। इंजेक्शन किस फॉर्म में होगी? बोरोविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। So savings is a form of leakage and investments are a form of injection. तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था दैट पूरी इकोनॉमी के अंदर बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है। अगर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते रहो तो ये सर्कुलर फ्लो बरकरार रहता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। क्लियर है? ये वाली चीजें हमने पढ़ा था। अब इससे पहले कि ये सब करने के बाद हम एक बार अपने नोट से रीड करें, अब ये जो मॉडल है ना हमारा, ये मॉडल भी हमारा अधूरा है। क्यों अधूरा है?
ये मॉडल ये मान के चल रहा है कि हमारे देश के अंदर प्योर कैपिटलिज्म है। पहले तो मुझे बताओ कैपिटलिज्म क्या होती है, ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। व्हाट इज कैपिटलिज्म? एक ऐसी तरह का इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता, सब कुछ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पे छोड़ दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्योर कैपिटलिज्म। फिर आती है प्योर सोशलिज्म। प्योर सोशलिज्म में क्या होता है? हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और फिर आता है हमारा देश, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है और लोगों को भी फ्रीडम दी जाती है एज ए प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अब मुझे एक बात बताओ, ये मॉडल ये मान के चल रहा है कि प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड ही सब कुछ करेगा, गवर्नमेंट तो इंटरफेयर करेगी नहीं। बट मुझे बताओ, क्या किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इंटरवीन करती है या नहीं करती? यस। गवर्नमेंट किस किस तरह से इंटरवीन करती है, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है। मैंने सिलेबस के अंदर जब आपको समझाया था, वो याद है या नहीं मुझे नहीं पता, मगर चैप्टर नंबर 7 के अंदर मैंने बोला था पूरा चैप्टर ही किसके ऊपर है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ऊपर। तो गवर्नमेंट इंटरवीन क्यों करती है और कैसे करती है, ये तो चैप्टर 7 में पढ़ना है डिटेल में। बट एक मिनट के लिए इसी मॉडल के अंदर वापस आते हैं, चलो साफ सुथरा फिर से बनाते हैं। यहां पर अब 2 नहीं 3 सेक्टर हो जाएंगे, 2 तो वही सेम रहेंगे, जल्दी से बताते जाओ कौन कौन से? प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, और तीसरा सेक्टर कौन सा आ जाएगा? गवर्नमेंट सेक्टर। और इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, फाइनेंशियल अपने आप में सेक्टर नहीं होता, ये एक तरह के फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं बाकी सेक्टर को कनेक्ट करने के। अभी गवर्नमेंट सेक्टर को इग्नोर करो, जितना बता सकते हो उतना चार्ट तो बनवाओ मुझे। सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को क्या जा रहा है? फैक्टर पेमेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पेमेंट जा रही है। तो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या जा रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। इसके अलावा हाउस होल्ड सेक्टर थोड़ी सी सेविंग कर रहा है, दिस इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। प्रोड्यूसर सेक्टर भी थोड़ी सी क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है। फिर फाइनेंशियल सेक्टर इनको वापस पैसे दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ बोरोविंग। जिस बोरोविंग से ये लोग क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। यहां भी बोरोविंग जा रही है और यहां भी क्या जा रही है? बोरोविंग। ये तो फ्लो चल ही रही है आपस में, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, एक एक करके सोचते हैं। जैसी हमारी पिक्चर में गवर्नमेंट आई, अब मेरा सवाल ये है, गवर्नमेंट क्या करती है? पहली बात तो बताओ, सबसे पहले क्या देती है आपको? टैक्स। आपसे टैक्स लेगी, सिर्फ हाउस होल्ड से लेगी, सिर्फ प्रोड्यूसर से लेगी, या दोनों से लेगी? प्रोड्यूसर सेक्टर को भी अपने बिजनेस प्रॉफिट्स पर टैक्स देना पड़ता है और अपने गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जीएसटी देना पड़ता है। हाउस होल्ड सेक्टर को भी क्या करना पड़ता है? अपनी फैक्टर इनकम पे इनकम टैक्स देना पड़ता है। आप सैलरी कमाते हो तो भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हो तो भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, टैक्स प्रोड्यूसर सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर को जा रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर से भी क्या कर रहा है? गवर्नमेंट सेक्टर को जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे मॉडल में टैक्स हमारा लीकेज है या इंजेक्शन? टैक्स इस मॉडल में देखो लीकेज है या इंजेक्शन है? लीकेज। लीकेज कैसा? एक सोच के देखो, अभी मेरे पास 1 लाख रुपए थे हाउस होल्ड सेक्टर के पास, मैंने 1 लाख रुपए कमाए थे। अभी तक जब तक गवर्नमेंट नहीं थी, मैं 1 लाख का क्या करता था? तो उसमें से कुछ पैसा मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च कर देता था, और थोड़ा पैसा मैं क्या कर लेता था? सेव। मेरी सर्कुलर फ्लो के हिसाब से सारा पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए था, बट थोड़ा सा पैसा मैं सेव कर लेता था, तो मैं भी बोलता था सेविंग आर अ फॉर्म ऑफ लीकेज। बट डोंट वरी, इकोनॉमी में मैंने सेव करा है तो किसी ने बोरो भी किया होगा, मेरी सेविंग किसी और की बोरोविंग्स में कन्वर्ट होकर वो वापस फ्लो में आ जाती थी। अब मेरी एक और लीकेज आ गई। लीकेज क्या आ गई? टैक्स। इमेजिन करो आज की डेट में, क्या 1 लाख रुपए अगर आप कमाते हो तो आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ही आते हैं? ये थोड़ा सा कम आता है, कम। आपको इतना तो पता होगा, इनकम टैक्स आपने नहीं पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, टीडीएस। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अलग तरह का कोई टैक्स है या इनकम टैक्स का कलेक्ट करने का एक तरीका है? टीडीएस, इतना तो क्लियर है ना दिमाग में? टीडीएस कोई अलग टैक्स है या इनकम टैक्स ही है? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स आप जमा नहीं कराते आज की डेट में, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका टीडीएस काट कर ही आपको देता है। तो मुझे बताओ, जो 1 लाख रुपए मुझे आने थे वो 1 लाख नहीं आए, 1 लाख की जगह कितने आए? 80,000, क्योंकि बाकी 20,000 रुपए टीडीएस कटने के बाद किसके पास पहुंच गए? गवर्नमेंट। तो क्या अब मेरे 1,80,000 में हो गए यानी कन्वर्ट? यस। और अब मुझे बताओ, ये जो सेविंग करनी है मैंने, और ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना है, ये 1 लाख में से करूंगा या 80,000 में से? 80,000। जैसी सरकार ने मुझसे टैक्स लिया, मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा ही कम हो गया, मेरे पास सेव करने के लिए पैसे कम हो गया। तो अब मुझे बताओ, टैक्स इसके अंदर इंजेक्शन था या लीकेज था? लीकेज। हमारे सिस्टम में से पैसा निकल गया, क्योंकि वो 1 लाख रुपए प्रोड्यूसर सेक्टर कह रहा है मैंने तुम्हें 1 लाख दिए, मैंने कहा मुझे तो 80 मिले, 20 कहां गए? 20 कौन ले गई? सिमिलरली मुझे एक बात बताओ, प्रोड्यूसर सेक्टर, रिलायंस ने 70,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अभी तक मैंने क्या कहा था, रिलायंस इस पैसे का क्या करेगा? रिलायंस सबसे पहले उसे क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट के रूप में बांटेगा, रेंट, इंटरेस्ट,
वेजेस और प्रॉफिट, थोड़ा बहुत डिविडेंड दे देगा, और थोड़ा बहुत किस फॉर्म में रख लेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स। 70,000 यही करने वाला था। अब मुझे बताओ रिलायंस को टैक्स पे करना होता है नहीं करना होता है? रिलायंस का मान लो 30% का टैक्स है, तो 70,000 करोड़ में से सबसे पहले 21,000 करोड़ तो किसको मिल जाएगा, सरकार को। अब ये सब तामझाम करने के लिए सरकार के रिलायंस के पैसे कितने बचे, 70 माइनस 21, बेसिकली कितने बचे हमारे पास, 49। तो क्या ये भी एक तरह की लीकेज है या नहीं है, यस। तो जैसी टैक्स पिक्चर में आता है, टैक्स प्रोड्यूसर सेक्टर से भी थोड़ा सा पैसा ले लेता है, हाउस होल्ड सेक्टर से भी पैसा ले लेता है, दोनों के पास पैसे कम बचते हैं, तो सर्कुलर फ्लो में से क्या हो जाती है, लीकेज। अब आगे मुझे बताओ, गवर्नमेंट के पास ये जो करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सबसे पहले क्या देगी, सब्सिडी। अच्छा, सब्सिडी हाउस होल्ड सेक्टर को मिलती है, प्रोड्यूसर सेक्टर को मिलती है, या दोनों को मिल सकती है, दोनों की बात करते हैं। टेल मी सम सब्सिडीज जो हाउस होल्ड सेक्टर को मिलती है। सर हमें तो कुछ नहीं मिलता, पता नहीं किसकी बात कर रहे हो, एक एक करके बात करें। सबसे पहले सबसे सिंपल सिस्टम, पीडीएस सिस्टम सबने सुन रखा होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या आपको पता है इस समय हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है, सरकार की एक स्कीम है, 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है। मुझे कई बार सोच के लगता है, अगर 150 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज की जरूरत है, काहे का सुपर पावर बन रहे हैं, फिर मेरे को समझ में नहीं आया। 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है, इसका मतलब या तो वो वेस्ट हो रहा होगा थोड़ा बहुत, मैं मानता हूं 40-50 करोड़ लोगों को शायद जनरली चाहिए भी हो, मगर 80 करोड़ लोगों में इसका मतलब तो नॉन डिजर्विंग लोग लेके जा रहे हैं, या फिर सच में देश में इतनी गरीबी है कि 80 करोड़ लोग अपना अनाज नहीं खरीद पा रहे, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। चलो वट एवर इज द केस, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है, तो इसका खर्चा कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। क्या ये एक तरह की गवर्नमेंट द्वारा दी गई सब्सिडी है या नहीं है, यस। सिमिलरली प्राइवेट स्कूल्स, सॉरी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज कराया जा रहा है, उस इलाज का खर्चा कौन बियर कर रही है, गवर्नमेंट। क्या भी एक तरह की सब्सिडी है या नहीं है, यस। सिमिलरली एलपीजी के सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, यस, एलपीजी के नाम पे सब्सिडी मिलती है। बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है, ये सब किस तरह की कैटेगरी में आ गई, सब्सिडी। ठीक है जी। अब ये तो हो गई हाउस होल्ड सेक्टर को मिलने वाली सब्सिडी, क्या प्रोड्यूसर सेक्टर को भी सब्सिडी मिलती है, यस। एग्जांपल दो, इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में, यानी इनको ना, जो इनको सब्सिडी मिलती है ना, उनको कई बार अकाउंट्स की भाषा में ग्रांट बोल दिया जाता है, ये वर्ड सुना हुआ है, ग्रांट। ग्रांट क्या होता है कि आप एज ए प्रोड्यूसर कुछ ऐसा बना रहे हो, सरकार को लग रहा है एज ए प्रोड्यूसर तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट देश के लिए बहुत जरूरी है, समाज के लिए बहुत जरूरी है, तो सरकार तुम्हारे खर्चे बियर करने के लिए, ताकि तुम वो प्रोडक्शन करते रहो, तुम्हें एक फ्री में पैसा देती है, उसे ग्रांट बोला जाता है इकोनॉमिक्स की भाषा में, वो भी क्या है, सब्सिडी। प्रोड्यूसर्स को भी ग्रांट मिलता है। इनफैक्ट हमारे देश में आज की डेट में एक स्कीम चल रही है, पता नहीं आपने इसका नाम सुना है या नहीं सुना, PLI स्कीम, सुना है कहीं गलती से घूमते फिरते कहीं पर? नहीं सर, हमारे पास गलती से भी ऐसी चीजें नहीं आती हैं, हमने बहुत अच्छी चीजों को फॉलो कर रखा है यूट्यूब पे, हम खुश हैं अपने जीवन में, ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो। PLI का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये स्कीम इंडिया की एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है। अच्छा, ये नाम तो सुन रखा होगा आपने, मेक इन इंडिया, ये तो पता होगा, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हर चीज पे मेक इन इंडिया लिख देते हैं। सवाल ये है, मेक इन इंडिया तो एक स्लोगन है, मेक इन इंडिया को पॉसिबल कैसे करना है? मेक इन इंडिया को पॉसिबल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च कर रखी है, आज से नहीं है, बहुत सालों से चल रही है, जिसका नाम क्या है, PLI स्कीम। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर नोटिफाई कर दिए हैं, अगर आप इन सेक्टर्स में जो PLI स्कीम में नोटिफाइड है, उन सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करोगे, इंडिया में आकर प्रोडक्शन करोगे, तो आपको गवर्नमेंट आपकी प्रोडक्शन का कुछ परसेंटेज एक ग्रांट के रूप में दे देगी। यानी अगर आज की डेट में किस किस जगह पे चल रहा है, मोबाइल फोन आपने सुना होगा, भर भर के इंडिया के अंदर मोबाइल फोन बन रहे हैं, एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वन प्लस इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ओप्पो वीवो कर रहा है। ये सिर्फ बैठे बैठे इनको ध्यान आया कि इंडिया भी एग्जिस्ट करता है, चलो वहां जाके प्रोडक्शन करें, या उनको हमने बुलाया, उन्होंने कहा चाय अच्छी है, समोसा अच्छा है, मगर बेनिफिट क्या मिलेगा, तुमने बुलाया तो सही, हमें खातिरदारी करी बस और हो गया, नहीं। सरकार ने उनको बोला तुम मोबाइल फोन बनाओ, तुम्हारे मोबाइल फोन जितना तुम मैन्युफैक्चर करोगे उसका कुछ परसेंटेज हम तुम्हें देंगे इन द फॉर्म ऑफ PLI। सिमिलरली सोलर एनर्जी के केस में PLI चल रही है। सिमिलरली आपके जो सेमीकंडक्टर चिप होती हैं, आज के डेट में आपको पता होगा, घड़ी से लेकर स्मार्ट वॉच से लेकर कैलकुलेटर के अंदर हर चीज में क्या डलती है, सेमीकंडक्टर चिप, जिसको दुनिया में चाइना और वियतनाम डोमिनेट करते हैं। इंडिया वांट्स टू बी अ प्लेयर इन सेमीकंडक्टर, और आप आंख बंद करोगे सारे सेमीकंडक्टर वाले इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, नहीं। इंडिया ने PLI स्कीम में क्या दिया इनको, बेनिफिट।
हर साल ऑन एन एवरेज 2 से 3 लाख करोड़ रुपए सरकार किस पे खर्च कर रही है? पीएलआई। तो अगर आप ध्यान से देखो पीएलआई स्कीम इस पूरे मॉडल में, क्या वो भी एक तरह की सब्सिडी है या नहीं है? यस, क्योंकि सरकार कह रही है प्रोड्यूसर सेक्टर को, तुम जो प्रोडक्शन कर रहे हो उससे देश का फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी में और सारी चीजें आ रही हैं, इसलिए हम तुम्हें क्या देंगे? सब्सिडी देंगे। तो जो सरकार ने पैसा इकट्ठा किया दोनों को क्या दे दी? सब्सिडी। अच्छा, टैक्स और सब्सिडी में एक चीज कॉमन है, वो चीज कॉमन क्या है? दोनों की दोनों यूनिलैटरल पेमेंट है। पहले तो मुझे बताओ, दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है यूनिलैटरल और एक वर्ड होता है बायलैटरल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बायलैटरल, बाय का मतलब क्या हुआ? टू साइडेड। बायलैटरल मतलब मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए क्योंकि तुमने भी मेरे लिए कुछ किया। फॉर एग्जांपल, हमारी जो ये फैक्टर पेमेंट है, सोच के देखो, ये जो फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को दी है, क्या ये फैक्टर पेमेंट यूनिलैटरल है या बायलैटरल है? बायलैटरल। क्यों बायलैटरल है? जब आपने फैक्टर पेमेंट में रेंट दी तो मन किया रेंट दिया या सामने से कुछ मिला? मिला। क्या मिला हमें? लैंड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिला, तभी हमने पेमेंट करी। सैलरी अगर मैंने किसी को दी तो फ्री में दी या बदले में कुछ लिया? बदले में कुछ लिया। जब आपके मनी फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंगली एक रियल फ्लो होता है, ऐसे मनी फ्लो को बायलैटरल पेमेंट कहते हैं। आई रिपीट, जब आपके मनी फ्लो की वजह से एक रियल फ्लो भी आ रहा होता है, यानी आपने कुछ दिया तो सामने वाले से कुछ रियल टर्म्स में मिला, तो उसे क्या बोलते हैं? बायलैटरल। और बायलैटरल से उल्टा क्या होता है? यूनिलैटरल। अब बताओ यूनिलैटरल क्या होगा? जब वन साइडेड पेमेंट है, सामने से कुछ आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसी पेमेंट्स को यूनिलैटरल पेमेंट बोलते हैं। और इनको कई बार इकोनॉमिक्स में बोला जाता है ट्रांसफर पेमेंट। सो फैक्टर पेमेंट इज एनी पेमेंट विच इज बायलैटरल, ट्रांसफर पेमेंट इज एनी पेमेंट विच इज यूनिलैटरल। जब भी इकोनॉमिक्स में किसी को ट्रांसफर पेमेंट बोलेंगे, इसका मतलब मैंने तुम्हें कुछ दिया, तुमने बदले में कुछ नहीं दिया। और जब भी तुम उसे फैक्टर पेमेंट बोलोगे, इसका मतलब तुमने जो पेमेंट करी तुम्हें बदले में मिला। आप सबने यहां बैठे हो, फीस पे करी होगी, आपने जो फीस पे करी वो फैक्टर पेमेंट है या ट्रांसफर पेमेंट? क्योंकि आपने जो पे किया उसके बदले में आपको सर्विसेज मिल रही हैं। मैंने प्रिंटिंग के लिए ऑर्डर दे रखा है, मुझे उस प्रिंटिंग वाले को आज 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं, मान लो मैंने जो 1 लाख रुपए दिए वो फैक्टर पेमेंट है या ट्रांसफर पेमेंट है? फैक्टर पेमेंट है। अच्छा, आईसीआई ने बोला बच्चों को, आईसीआई में स्कॉलरशिप होती है, फाउंडेशन वालों के लिए नहीं होती, शायद इंटरमीडिएट से शुरू होती है। इंटरमीडिएट में जो भी बच्चा देश के अंदर पहली 10 रैंक लेकर आएगा, पहले 10 रैंक वालों को आईसीआई 2000 रुपीज पर मंथ देता है फॉर अ पीरियड ऑफ 30 मंथ्स। आईसीआई 60,000 की 60,000 रुपीज की स्कॉलरशिप देता है। पहले ये फाउंडेशन वालों के लिए भी होती थी, बट फाउंडेशन वालों में अब रैंक नहीं आती, तो फाउंडेशन पास करने के बाद स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप नहीं मिलती, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है, वहां पर फाइनेंशियल क्राइटेरिया होता है। बट मेरिट स्कॉलरशिप इंटरमीडिएट पास करने पे मिलती है। ठीक है, 60,000 रुपए 2000 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 30 मंथ्स आपके बैंक अकाउंट में आती है। और मैं आपको वाउच कर सकता हूं आती है, क्योंकि मैंने ले रखी है। मैंने सीपीटी वाली, मैंने फाउंडेशन वाली भी ले रखी है। फाउंडेशन में मेरी टॉप 10 में रैंक थी, तो 2,000 रुपए मिले थे 6 महीने तक, 12,000 रुपए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद मिले थे मुझे। इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद तो 2,000 रुपए महीना करते करते 30 महीने आए थे 60,000 रुपए। टोटल मैंने आईसीआई से 72,000 रुपीज की स्कॉलरशिप ली थी जब मैं स्टूडेंट था। अगर मेरा और आईसीआई का पीएनएल बनाओ ना, तो मैं प्रॉफिट में हूं। मैंने आईसीआई को जितने दिए हैं, मैंने आईसीआई से उतने वापस ले ले। मैंने कहा दे के नहीं जाएंगे तेरे को, लेके जाएंगे तेरे से। तो जितनी मैंने रजिस्ट्रेशन के नाम पे 18,000 9,000 जो भी आईसीआई की रजिस्ट्रेशन फीस होती है अलग अलग लेवल पे, जितना मैंने पे किया उससे ज्यादा मैंने उनसे ले लिया था। मेरा सवाल ये है, आईसीएआई ने मुझे स्कॉलरशिप दी, क्या ये बायलैटरल पेमेंट है या यूनिलैटरल पेमेंट है? यूनिलैटरल। तो ये फैक्टर पेमेंट हुई या ट्रांसफर पेमेंट हुई? ट्रांसफर पेमेंट। अब मेरा सवाल ये है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिया फैक्टर पेमेंट क्या होती है और ट्रांसफर। मेरा सवाल ये है, टैक्सेस और सब्सिडी जो होती हैं वो ट्रांसफर पेमेंट होते हैं या फिर फैक्टर पेमेंट होते हैं? क्या ये ट्रांसफर पेमेंट है या फैक्टर पेमेंट है? ट्रांसफर। क्यों? जब आप सरकार को टैक्स देते हो, क्या इस चीज की गारंटी है सरकार आपको वापस कुछ देगी? नहीं। आई एग्री दैट सरकार टैक्स के पैसे से ही सारे खर्चे करती है, बट आमतौर पे जो इंसान पे कर रहा होता है और जो इंसान रिसीव कर रहा होता है वो अलग अलग होते हैं। डायग्राम देखो तो ऐसा लगता है सर फैक्टर पेमेंट ही तो है, देखो हमने टैक्स दिया सब्सिडी मिल गई। ये सेक्टर वाइज बात चल रही है। बट मुझे बताओ, जो इंसान टैक्स पे करता है आमतौर पे उसी को सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी किसी और को मिल रही है? किसी और को। हमारे देश के अंदर मिडिल क्लास और अपर क्लास पर्सन टैक्स पे कर रहा है, सब्सिडी किसको मिल रही है? लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले को। तो क्या हमारा टैक्स एक यूनिलैटरल पेमेंट हुई या बायलैटरल हुई? यूनिलैटरल, यानी टैक्स इज द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। सिमिलरली सब्सिडी,
सरकार जब लोगों को सब्सिडी दे रही है, सरकार तुमसे कुछ उम्मीद कर रही है बदले में, या वो तो वन साइडेड पेमेंट है? वन साइडेड। सरकार जब आपको स्कॉलरशिप देती है, वो ये नहीं कहती कि स्कॉलरशिप के बदले में आके काम करना पड़ेगा। सरकार कहती है तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, तुमने बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेले, तुमने बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, ये मेरी तरफ से सब्सिडी ले लो। यानी ये बायलेटरल है या यूनिलेटरल है? यूनिलेटरल। सो दोनों की दोनों जो पेमेंट है, प्लीज टेक केयर, ये फैक्टर पेमेंट नहीं है, ये क्या है? ट्रांसफर। अब अगला सवाल ये है, सरकार के पास जो भी टैक्स के थ्रू पैसा इकट्ठा हुआ, सरकार सारा का सारा सब्सिडी के रूप में बांट देती है? कुछ तो और रखती है, बाकी पैसे का क्या करती है? सोच के देखो, बाकी पैसे क्या करती है? एक एक करके। अब सरकार को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्या लोगों की जरूरत है या नहीं है? यस। यानी सरकार को भी लैंड, लेबर, कैपिटल की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? यस। तो सरकार जब एम्प्लॉइज हायर करेगी, किससे हायर करेगी? हाउस होल्ड सेक्टर से। अभी तक हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट सिर्फ किससे आ रही थी? प्रोड्यूसर सेक्टर से। अब अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर से भी क्या आएगी? फैक्टर पेमेंट। तो तीसरी चीज क्या होती है? हाउस होल्ड सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर से क्या लग जाती है? फैक्टर पेमेंट। सरकारी डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या फ्री में काम करते हैं या सैलरी लेते हैं? सैलरी। उनकी सैलरी कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। रेलवे डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी कौन दे रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी कहां से आ रही है? स्टेट गवर्नमेंट से आ रही है। तो अल्टीमेटली तो ये हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, यहां से पेमेंट क्या जा रही है? फैक्टर पेमेंट। तो अब मुझे बताओ, हाउस होल्ड सेक्टर के पास एक नहीं दो सोर्स ऑफ इनकम हो गए। कौन कौन से? एक तरफ से उसको पैसा कहां से आ रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर से। अब और दूसरी तरफ से उसको पैसा कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट सेक्टर से। और एक और सोर्स आ गया उसके पास, कौन कौन सा? सब्सिडी का। ये तो आ गया उसके पास आने के सोर्स। जाने के सोर्स बताओ। पहला तरीका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर सेक्टर की गुड्स खरीदे। दूसरा, कुछ पैसा सरकार ले गई इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, और अगर थोड़ा बहुत बच गया तो मैंने पार्क कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। तीन तरह से पैसा आ रहा है, तीन तरफ से पैसा जा रहा है। अच्छा, अगला सवाल, गवर्नमेंट सेक्टर ने लोगों को हायर किया, कैपिटल ली, फैक्टर पेमेंट करी। क्या गवर्नमेंट सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम भी करता है या नहीं करता? क्या सरकार गवर्नमेंट सेक्टर से कंज्यूम करती है नहीं करती है? फॉर एग्जांपल, सरकार पीडीएस सिस्टम के अंदर अनाज बेचती है, अनाज खरीदती किससे? फार्मर से खरीदती है। फार्मर प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया नहीं हो गया? यस। आजकल आपने देखा होगा एमएसपी के ऊपर डिबेट चल रही है। व्हाट इज एमएसपी? minimum support price is the price at which if nobody purchases from the farmer, the government has to purchase from the farmer. So when the government will purchase the anaj and the grains from the farmer, is government also acting as a customer or not? Yes. अभी तक प्रोड्यूसर सेक्टर का सामान, अभी तक के मॉडल में कौन खरीदता था? हाउस होल्ड सेक्टर। अभी तक प्रोड्यूसर सेक्टर को जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो सिर्फ कहां से मिलता था? हाउस होल्ड सेक्टर से। अब गवर्नमेंट को, अब प्रोड्यूसर सेक्टर को एक नया खरीदार मिल गया। कौन मिल गया? गवर्नमेंट सेक्टर। और आपको पता है, गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स इन इंडिया। गवर्नमेंट जब डिफेंस के ऊपर खर्चा करती है, वो वेपन खुद बनाती है या वेपन खरीदती है? खरीदती है। तो इमेजिन करो, अगर मैं वेपन बनाने वाली एक कंपनी हूं, मेरा सबसे बड़ा कस्टमर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली गवर्नमेंट क्या बहुत सारे और काम करने के लिए गवर्नमेंट अपने स्कूल के अंदर बेंच लगाएगी या नहीं लगाएगी? यस। तो मैं एक प्रोड्यूसर हूं जो बेंच बनाता है, मुझसे लोग भी अगर बेंच खरीदते हैं, वो मेरा ये हो गया, ये वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट क्या अब सरकार भी मुझसे खरीदेगी या नहीं खरीदेगी? यस। तो आखिरी फ्लो क्या हो गया? यहां से एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अब ये हमारा फ्लो ऑफ इनकम बन गया। थोड़ी सी साफ सफाई करता हूं, एक एक करके जल्दी से मुझे बताते चले जाओ। सबसे पहले इस फ्लो के अंदर गवर्नमेंट क्या क्या रिसीव कर रहा है और गवर्नमेंट क्या क्या दे रहा है, बात करते हैं। गवर्नमेंट रिसीव क्या कर रहा है? सबसे पहले टैक्स। सबसे पहले गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्स। प्रोड्यूसर सेक्टर से भी आ रहा है और हाउस होल्ड से। इस टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट सेक्टर वापस दे रहा है। किस फॉर्म में दे रहा है? सब्सिडी टू प्रोड्यूसर सेक्टर, ग्रांट बोलते हैं। सब्सिडी टू हाउस होल्ड सेक्टर। फिर हाउस होल्ड सेक्टर को हायर करता है तो क्या देता है उन्हें? फैक्टर पेमेंट। और प्रोड्यूसर सेक्टर से सामान खरीदता है तो क्या करता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब आखिरी सवाल ये है, गवर्नमेंट के पास भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच जाते होंगे, या गवर्नमेंट का पैसे कई बार कम बढ़ जाते होंगे? यस। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अपनी सेविंग करता है या नहीं करता? यस। एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, मान लो हमारे देश के अंदर टैक्स की कलेक्शन हुई। अच्छा, किसी को पता है इनकम टैक्स पे करने की डेट क्या होती है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की क्या डेट होती है? 20 सितंबर? नहीं। 1 अप्रैल? नहीं। 20 सितंबर, 30 सितंबर। 30 सितंबर हुआ करती थी, वो खत्म हो गई है डेट। 2 साल पहले अमेंडमेंट आ गया उसमें।
बाकी आप सही कह रहे हो, 30 सितंबर ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट होती है। तो मोस्टली सीए ऑडिट रिपोर्ट जब सबमिट करते हैं ना, क्लाइंट की रिटर्न भी तब कर देते हैं। बट हमारी रिटर्न फाइल करने की डेट होती है 30 सितंबर नहीं 31 अक्टूबर। जो बड़े क्लाइंट होते हैं जिनका ऑडिट होना होता है ना इनकम टैक्स में, उनकी रिटर्न फाइल की डेट होती है 31 अक्टूबर। 30 सितंबर तक ऑडिट करना होता है खत्म, 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करनी होती है। मगर आमतौर पे प्रैक्टिकली सीए ही ऑडिट रिपोर्ट देता है, सीए ही आपकी रिटर्न फाइल कर रहा होता है। इसलिए किसी सीए से पूछोगे वो कहेगा, क्या बोलेगा वो, 30 सितंबर, क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट के बारे में सोच रहा होता है। जिनको ऑडिट नहीं कराना होता उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या होती है, 31 जुलाई। तो दो तरह की डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, 31 जुलाई और 31 अक्टूबर। अब मुझे एक बात बताओ, देश के सारे लोग जब इस समय टैक्स जमा कराने पहुंच जाएंगे तो सरकार के पास क्या इन दो डेट्स के पास भर भर के पैसा आएगा या नहीं आएगा? यस। और सरकार को इस पैसे को सिर्फ इन्हीं डेट्स के आसपास खर्च करना है या पूरे साल करना है? पूरे साल। तो सरकार के पास जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा सरकार क्या कर देगी, सेविंग। और सरकार भी सेव करने कहां जाएगी, फाइनेंशियल सेक्टर। अच्छा, अब गवर्नमेंट के पास हमेशा पैसा होगा या कई बार पैसे की कमी भी होगी? पैसे की कमी भी होगी। एक वर्ड आपसे पूछता हूं, शायद आपने ये वर्ड सुन रखा हो अपनी छोटी क्लासेस में, फिस्कल डेफिसिट। क्या होता है भाई? जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के मुकाबले कम रह जाती है तो शॉर्टफॉल के लिए गवर्नमेंट को लोन लेने पड़ते हैं। इस चीज को क्या बोला जाता है, फिस्कल डेफिसिट। यानी डेफिसिट वर्ड इटसेल्फ सेज दैट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम है। और इसको ना एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकाला जाता है। ऐसे इतने लाख करोड़ बोलेंगे किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए तो अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया 2 लाख करोड़ है, आपको पागल हो गए 2 लाख करोड़, मगर देश का जीडीपी तो बहुत ज्यादा है। तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखा जाता है। किसी को पता है करंटली इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कितना चल रहा है? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, कैसी चीजें बोल रहे हो आप? कोई तुक्का, रफ रफ तुक्का आइडिया, 20 25 30 40 50 60 70, 20 से 40 के बीच में होगी वो। बेटा निर्मला सीतारामन को पता लग गया ना, निर्मला सीतारामन एडमिट हो जाएंगी। 20% बहुत बड़ी बात है। पता कितना हुआ है, 4.5%। ये लगभग 7-7.5% तक पहुंच गया था कोविड के बाद। इसको वापस खींच के 4.5% पे लाया गया है। अगले साल के लिए 4.2% टारगेट रखा गया है। तो लगभग 4-5% की रेंज में वापस आ गया फिस्कल डेफिसिट। कोविड से पहले ये 3 से 4 के बीच में चल रहा था। कोविड में सरकार की रेवेन्यू गिर गई, मगर सरकार ने भर भर के खर्चा किया, ये बढ़ के 7 से 8% की रेंज में पहुंच गया। अब धीरे धीरे वापस कौन सी रेंज में आ गया, 4 से 5%। तो मुझे बताओ, फिस्कल डेफिसिट अगर इंडिया का पॉजिटिव है, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5% हो, इसका मतलब सरकार जो खर्चे करती है, सरकार के पास खुद की रेवेन्यू होती है, सरकार को लोन लेने पड़ते हैं, लोन। और वो लोन कहां से आते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर। ये बन गया हमारा पूरा मॉडल। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है धीरे धीरे, बट अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के करोगे तो हो जाएगा जल्दी से। इस पूरे मॉडल में एक एक करके जल्दी से बताओ, फिर आपसे सवाल पूछता हूं। प्रोड्यूसर सेक्टर को कहां कहां से पैसे मिल रहे हैं, मॉडल को देखकर बोलते जाओ जल्दी से। व्हाट आर दी सोर्सेज? सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर देगा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक नया कस्टमर आ गया हमारा इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हमारे पास आ गया। और गवर्नमेंट कई बार हमें प्यार से क्या दे देता है, सब्सिडी। तो 3 तरीके हो गए मेरे पास, सब्सिडी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ, अगर मेरा शॉर्टफॉल हो जाता है तो मैं फाइनेंशियल सेक्टर से ले लेता हूं इन द फॉर्म ऑफ बॉरोइंग। एज अ प्रोड्यूसर सेक्टर मेरा पैसा खर्च कहां पे हो रहा है? सबसे पहले सरकार मुझसे ले जाती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूं, फैक्टर पेमेंट, रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी और प्रॉफिट। कुछ पैसा जो बच जाता है वो मैं रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में सेव कर लेता। ठीक है जी, ये मेरे 3 तरीके हो गए। हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा कहां से आ रहा है? सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर से में इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। फिर गवर्नमेंट से सेक्टर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। कुछ जगहों से क्या मिल रही है, सब्सिडी। और ये हमारे पास 3 तरीके आ गए। अगर पैसा कम बच जाए तो हम क्या ले लेते हैं, बॉरोइंग। ये हमारे पास इनफ्लो आ गई। हमारा आउटफ्लो कहां पे जा रहा है? सबसे पहले सरकार ले जाती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। उसके बाद हम खर्चा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो हमारे पास पैसे बच जाते हैं वो किसको दे देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ। अब इस पूरे मॉडल में आपने ये तो समझ लिया। अब इस पूरे मॉडल में सोच समझ के मुझे जवाब दो, व्हाट आर दी लीकेजेस एंड व्हाट आर दी इंजेक्शंस। पहले मैं यहां पर लीकेजेस लिख रहा हूं, लीकेजेस बताओ यहां पर लीकेज कहां पर हो रही है? क्या सेविंग अभी भी एक लीकेज है? यस। लीकेज कोई भी ऐसी चीज है जिससे हमारा फ्लो धीरे हो रहा है। इमेजिन करो एक पाइप के अंदर पानी घूम रहा है और अगर आप उस
फ्लो को धीरे कर रहे हो, क्योंकि एक जगह पानी निकल रहा है, तो वो जो जगह है जहां से पानी निकल रहा है जिसकी वजह से फ्लो धीरे हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? लीकेज। पहला लीकेज का कारण क्या है? सेविंग। दूसरा लीकेज का कारण बताओ। टैक्स भी हमारा क्या आ गया? इन द फॉर्म ऑफ लीकेज। ये हमारा लीकेज हो गया, टैक्स एंड सेविंग। अब मुझे बताओ इंजेक्शन किस फॉर्म में आ रही है? सबसे पहले बोरविंग्स हमारी क्या है? एक इंजेक्शन। जो सेविंग के रूप में पैसा बाहर जा रहा है वही घूम फिर के बोरविंग के रूप में वापस आ रहा है, और जो टैक्स के रूप में पैसा बाहर गया वो अब घूम के किस में आ गया? सब्सिडी के फॉर्म में और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की फॉर्म में वापस आ गया। तो आप यहां पर इंजेक्शन में बोल सकते हो सब्सिडी एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक्स में वैसे मैं आपको बताऊं, सब्सिडी और टैक्स क्योंकि दोनों ट्रांसफर होती है ना, इसलिए सब्सिडी को इंजेक्शन नहीं माना जाता। हम यहां पर लीकेज में टैक्स माइनस सब्सिडी लेते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं नेट टैक्स। वैसे तो टैक्स जा रहा है, सब्सिडी आ रही है, वैसे टैक्स शुड बी अ लीकेज, सब्सिडी शुड बी अ इंजेक्शन, बट क्योंकि सब्सिडी और टैक्स बोथ आर ट्रांसफर पेमेंट, तो इकोनॉमिक्स क्या कह के चलती है? वो लीकेज के अंदर ग्रॉस टैक्स नहीं बोलती, वो कहती है टैक्स जो तुमने दिया और जो सब्सिडी जो तुम्हें मिली उसका नेट कर दो। इसलिए कई बार हम लीकेज में क्या बोलते हैं? नेट टैक्सेस। नेट टैक्सेस का मतलब जो टैक्स दिए माइनस जो सब्सिडी। क्लियर है वाली चीज हमारी? ये हमारा हो गया 3 सेक्टर मॉडल। दिस इज कॉल्ड 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर भी आ गए तो भी क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बरकरार है या नहीं है? यस, अभी भी बरकरार है। अब इस मॉडल में भी एक कमी है। इस मॉडल में कमी यह है कि हम ये मान के चल रहे हैं इंडिया सिर्फ आपस में ही बिजनेस कर रहा है, इंडिया कहीं पे भी और किसी और कंट्री से बिजनेस नहीं कर रहा। बट मुझे बताओ आज की दुनिया में क्या कोई भी कंट्री स्टैंड अलोन काम करती है या बाकी कंट्री से काम करना ही कर पड़ता है? करना ही पड़ता है। तो अब इस मॉडल में एक और सेक्टर को डालेंगे। कौन सा सेक्टर बोले? फॉरेन सेक्टर नहीं, इसको इकोनॉमिक्स में बोला जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और आ जाएगा। अच्छा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे जाने से पहले मुझे एक बात बताओ, एक सवाल किसी का ये आ सकता है, सर गवर्नमेंट सेक्टर सिर्फ पैसे टैक्स लेकर लोगों को पैसे बांटता ही रहता है क्या? गवर्नमेंट सेक्टर खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकता क्या? अभी इस मॉडल में एक सवाल ये आ सकता है, सर गवर्नमेंट का पैसे तो टैक्स के रूप में आ रहे हैं सिर्फ और दिए चला जा रहा है सब्सिडी और फैक्टर पेमेंट, क्या गवर्नमेंट के पास सिर्फ टैक्स ही एक लौता सोर्स ऑफ रेवेन्यू है या कई बार गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करता है? गवर्नमेंट भी करता है। किस चीज की प्रोडक्शन करता है गवर्नमेंट? अभी हाँ बोलते हो, चुप हो जाते हो। मैं पूछ लूं तो बताओ क्या प्रोडक्शन करता है गवर्नमेंट? सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। कौन सी सर्विसेज करता है? नेशनल डिफेंस, क्या ये एक सर्विस है या नहीं है? यस। पुलिस, क्या ये सर्विस है या नहीं है? यस। स्ट्रीट लाइटिंग, क्या ये सर्विस है या नहीं है? यस। टीचिंग, अच्छा मतलब फ्री में अगर स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है तो टीचिंग सर्विस हो गई, वो भी प्रोड्यूस कर रहा है। गवर्नमेंट इटसेल्फ इज अ प्रोड्यूसर और नॉट? यस, गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोड्यूसर। बट सर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर है तो फिर आपने इसके अंदर ये क्यों नहीं लिखा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फैक्टर पेमेंट? रीजन बीइंग गवर्नमेंट की मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं वो चार्जेबल नहीं होती, क्या होती हैं? फ्री। इसलिए आमतौर पे हम सर्कुलर फ्लो में गवर्नमेंट को एज अ प्रोड्यूसर नहीं दिखाते। बट रियल लाइफ में लेट मी टेल यू, हर सर्विस फ्री होती है, वो चार्जेबल भी होती है, चार्जेबल भी। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज की सर्विस क्या गवर्नमेंट की सर्विस है या नहीं है? यस। मगर जो इंडियन रेलवेज की पैसे अपनी सर्विस दे रहा है, फ्री दे रहा है या पैसे चार्ज कर रहा है? पैसे चार्ज कर रहा है। हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज, हिमाचल रोडवेज, जम्मू एंड कश्मीर रोडवेज की बसेस चलती हैं, यूपी रोडवेज की बसेस चलती हैं, वो बसेस डायरेक्टली गवर्नमेंट चला रही है। फ्री चला रही है या पैसे ले रही है? पैसे ले रही है। दिल्ली में डीटीसी की बसेस चलती हैं, क्या उसमें भी फीस टिकट लगती है नहीं लगती? यस। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ प्रोड्यूसर। सो आइडियली यहां पर ऐसा होना चाहिए, एक फ्लो और होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाउस होल्ड सेक्टर से हम खर्चा कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, मगर इसको इसलिए नहीं दिखाया जाता क्योंकि माना जाता है मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट की सर्विसेज क्या आमतौर पे क्या होंगी? फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो हमारा देश है, यहाँ पे सरकार ट्रेन चला रही है। मुझे बताओ बाकी देशों के अंदर सरकार ट्रेन चलाती है या प्राइवेट कंपनी चलाती है? प्राइवेट। हमारे देश में हमेशा से सरकार चला रही है तो सरकार प्राइवेटाइज नहीं कर पा रही रेलवेज को। अदरवाइज गवर्नमेंट शुड नॉट रन रेलवेज। देयर आर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट थोड़ा चलाती है वहां पे। आज आप यूरोप चले जाओ, एक भी ट्रेन गवर्नमेंट नहीं चला रही वहां पर, सारी की सारी ट्रेन क्या है? प्राइवेटाइज है। हमारे देश के अंदर सरकार बसेस चला रही है, रोडवेज जो भी नाम लिए, क्या सरकार का काम बसें चलाना है या ये तो प्राइवेट प्लेयर करना चाहिए? प्राइवेट। बट क्योंकि हम मिक्स्ड इकोनॉमी है, सरकार कर रही है, तो इसीलिए आपको इंडिया में ऐसे एग्जांपल मिलेंगे जहां पे सरकार कुछ काम करके पैसे चार्ज कर रही है, बट आमतौर पे एक कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर सरकार कुछ कर भी रही होती है, कुछ प्रोडक्शन कर भी रही होती है, तो वो सारी सर्विसेज क्या होती हैं?
तो ये हो, क्लियर है वाली चीज। चलिए अब इस मॉडल को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। इसमें अभी 3 सेक्टर थे, अब एक आखिरी सेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, कौन सा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले मुझे जितना आता है उतना बनवा लो। ये आया प्रोड्यूसर, ये आया हाउस होल्ड, ऊपर की तरफ कौन आ गया? गवर्नमेंट, और यहां पर नीचे मैंने ROW कर दिया। ROW क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इन सबको बीच में आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन आ गया? फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर बोल लो या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, एक एक करके बोलते चले जाओ। लेट्स स्टार्ट। पहले प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच की बात करते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दी? फैक्टर पेमेंट। ठीक है जी, फैक्टर पेमेंट यूनिलैटरल है बायलैटरल है? रिवाइज भी हो जाएगा, बोलते जाओ। बायलैटरल है क्योंकि बदले में एक रियल फ्लो हुआ होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं सिर्फ मनी फ्लो दिखा रहा हूं। हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मगर हाउस होल्ड सेक्टर ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से पहले एक काम क्या किया? सेविंग। और उधर से गवर्नमेंट को क्या दे दिया होगा? टैक्स। प्रोड्यूसर सेक्टर ने, अच्छा हाउस होल्ड सेक्टर का पैसे की कमी रह गई होगी तो उसने क्या ले ली होगी? बोरोइंग्स। चलो जी, ये तो हाउस होल्ड सेक्टर का निपटारा हो गया। प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पैसे आए इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पैसे सिर्फ यहां से आए या गवर्नमेंट ने भी खरीदा? गवर्नमेंट ने भी खरीदा, तो थोड़ा सा पैसा आया इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सिमिलरली हाउस होल्ड सेक्टर को सिर्फ यहां से पैसे नहीं आए, साथ साथ कहां से आए होंगे? गवर्नमेंट से, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। प्रोड्यूसर सेक्टर में जो पैसे आए, क्या उसके बाद सरकार को टैक्स दिया होगा या नहीं दिया होगा? यस, उसने सबसे पहले सरकार को क्या दिया? टैक्स। जो पैसे बच गए उससे क्या पेमेंट करी? फैक्टर पेमेंट। और जो थोड़ा बहुत बच गया वो क्या कर लिया? रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर पैसे की कमी थी तो सरकार से क्या ले ली? बोरोइंग, सॉरी फाइनेंशियल सेक्टर से बोरोइंग ले ली। फिर गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो तुम भी सब्सिडी रखो और तुम भी सब्सिडी रखो। दोनों को क्या मिल गई? सब्सिडी। गवर्नमेंट को हमने बोला और पैसे हैं, वो कह रही हाँ, तो गवर्नमेंट को हमने कहा तुम भी क्या कर लो? सेविंग। गवर्नमेंट ने थोड़े से पैसे यहां पर क्या कर ली? सेविंग। और गवर्नमेंट को अगर पैसे की कमी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ये हमारा मॉडल बन गया अभी तक का। ठीक है, अब आते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक एक करके बात करो। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या होगा? पहले हम क्या करेंगे? इंपोर्ट, फिर हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट। मुझे बताओ इंपोर्ट क्या होते हैं देखा जाए तो? वो गुड्स एंड सर्विसेज बाहर बने हैं, इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर? इंडिया के बाहर। मगर जब हम खरीद रहे हैं, हम उस पर खर्चा कर रहे हैं उन गुड्स पे जो इंडिया के प्रोड्यूसर सेक्टर ने बनाए, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के प्रोड्यूसर सेक्टर ने बनाए हैं। तो अब मुझे बताओ, एज अ हाउस होल्ड अभी तक हम सिर्फ वो गुड्स खरीद रहे थे जो कौन बना रहा था? हमारे देश के प्रोड्यूसर बना रहे थे। अब क्या आप सारे गुड्स जो खरीदते हो सिर्फ मेड इन इंडिया गुड्स खरीदते हो या आप इंपोर्टेड गुड्स भी खरीदते हो? इंपोर्टेड। इनफैक्ट आप आधी से ज्यादा चीजों खरीदते हो, आप रियलाइज नहीं करते, आप इंपोर्टेड ही खरीद रहे होते हो। आप जो मोबाइल फोन खरीद रहे हो उसके डब्बे पे बेशक मेक इन इंडिया लिखा हो, उसके कंपोनेंट मेक इन इंडिया नहीं है। आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूं, इंडिया के अंदर जो मोबाइल फोन बन रहे हैं ना, वो इंडिया में असेंबल हो रहे हैं, बन नहीं रहे। उसके डब्बे पे मेड इन इंडिया लिखा होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है मेक इन इंडिया के तहत मेड इन इंडिया लिखो। वो मेड इन इंडिया नहीं है, वो असेंबल्ड इन इंडिया है। सर असेंबल्ड का मतलब क्या हुआ? उन मोबाइल फोन में जो पार्ट्स हैं वो इंडिया में नहीं बन रहे आज की डेट में, वो क्या हो रहे हैं? इंपोर्ट। यानी सही मायने में वो फोन इंडिया में अभी 15 साल लगेंगे उसको तब जाके बनेगा। कोई भी फोन प्योरली मेड इन इंडिया, प्योर चलो 100% मेड इन इंडिया तो नहीं हो सकता, लार्जली मेड इन इंडिया तब होगा जब वो सिर्फ इंडिया में असेंबल नहीं हो रहा, उसका चिप भी इंडिया में बन रहा है, उसकी स्क्रीन भी इंडिया में बन रही है, उसके पार्ट्स भी इंडिया में बन रहे हैं। इस समय इंडिया के अंदर वो चीज नहीं बन रही। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का वो देखो ना, बने कितने के मोबाइल फोन है, तो आपको लगेगा क्या बात है, फोड़ रहे हैं बेटा हम तो $1 बिलियन मगर उस $1 बिलियन के कॉरस्पॉन्डिंगली उस मोबाइल फोन को बनाने के लिए क्या आए हैं? कंपोनेंट। वो कंपोनेंट इंडिया में बने होते तो मजा आ जाता, मगर अभी के लिए इंडिया में नहीं बन रहे। तो अब इंडिया में मोबाइल फोन कंपनीज तो आ गई हैं, अब सरकार का अगला टारगेट क्या है? कंपोनेंट मैन्युफैक्चर। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर नहीं आएंगे तो हम असेंबली करने वाले बन जाएंगे। और मुझे बताओ वैल्यू किस चीज की होती है? कंपोनेंट बनाने की या असेंबली करने वाले की? कंपोनेंट। ये ऐसे है कि एक कार कंपनी ने इंजन बना दिया और दूसरा बंदा इंजन सिर्फ फिट कर रहा है। इंजन फिट करने वाला ज्यादा पैसे लेगा या इंजन बनाने वाला ज्यादा पैसे लेगा? बात समझ में आ रही है? तो अब मैं ये कह रहा हूं, अब जैसे ही हम अभी तक पैसा खर्च कर रहे थे सिर्फ इंडिया वाले प्रोड्यूसर पे, अब जैसे ही हम इंपोर्ट करेंगे तो ये इंपोर्ट का पैसा बाहर चला जाएगा। दिस इज इंपोर्ट्स। इंपोर्ट भी एक तरह का एक्सपेंडिचर है, उसको मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर पे नहीं जा रहा, वो किसके लिए जा रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक इंपोर्ट हो गया, पैसा इंडिया के बाहर चला गया। अच्छा, हम सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर इंपोर्ट करेगा या प्रोड्यूसर सेक्टर भी इंपोर्ट करेगा?
प्रोड्यूसर सेक्टर में इंपोर्ट करेगा, तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने भी इसको पैसे दे दिए इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट। मैं मनी फ्लो दिखा रहा हूं, ये मत कहना सर इंपोर्ट तो आता है, इंपोर्ट आता है, बट इंपोर्ट की पेमेंट आ रही है, ये जा रही है, जा रही है। तो मनी के टर्म्स में हाउस होल्ड से पैसा जा रहा है और प्रोड्यूसर से भी पैसा क्या जा रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट। तो अब ध्यान दो, अभी तक प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए कस्टमर कौन थे? प्रोड्यूसर सेक्टर कहता था मेरा सामान खरीदने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर है, मेरा सामान खरीदने के लिए और कौन है, गवर्नमेंट है, और अब मेरा सामान खरीदने के लिए नया कस्टमर मिल गया, कौन, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट में हमारा पैसा जाए, हमारा गुड्स जाएंगे और बाहर से पैसा क्या होगा, आएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। ठीक है जी सर, यहां से इंपोर्ट आया, यहां से इंपोर्ट का पैसा गया, यहां से एक्सपोर्ट वापस आया, तो सर यहां भी एक्सपोर्ट लिख दो। अब मुझे बताओ क्या हाउस होल्ड सेक्टर भी एक्सपोर्ट करता है या नहीं करता? नहीं, हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपोर्ट नहीं करता। कहीं आपको सिमेट्रिकल बनाना है, इधर से इंपोर्ट आया, इधर से इंपोर्ट आया, इधर एक्सपोर्ट गया, तो यहां भी क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट। हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम ये काम कर सकते हैं। क्या कल तक आप नौकरी किसके लिए करते थे? प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए। हद से हद किसके लिए करते थे? गवर्नमेंट सेक्टर के। कल तक आपको फैक्टर पेमेंट कौन देता था? गवर्नमेंट देती थी, या फिर कौन देता था? प्रोड्यूसर सेक्टर। क्या अब आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी नौकरी कर सकते हो, नहीं कर सकते? यस। कल तक आपको इंटरेस्ट कौन देता था? प्रोड्यूसर सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर। क्या अब आपको इंटरेस्ट नाम की फैक्टर पेमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ सकती है? यस। तो प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो तो एक्सपोर्ट करेगा, मगर जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करेगा? वो फैक्टर पेमेंट ले। फैक्टर पेमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कब आएगी? अगर मैंने अपनी फैक्टर सर्विसेज, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिया के प्रोड्यूसर सेक्टर को ना देके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को दे दिए, तो मेरी फैक्टर पेमेंट कहां से आएगी? वहां से आनी। फिर अगला सवाल ये है, क्या ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है? हमारे देश की जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जिसमें शेयर मार्केट भी आती है, बैंक्स भी आते हैं, उसमें सिर्फ इंडिया के लोगों की सेविंग्स और उनकी बोरोविंग होती है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सेविंग और बोरोविंग भी आती है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक आखिरी चीज क्या आएगी? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ पैसा इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में आएगा, और यहां से कुछ पैसा बोरोविंग के रूप में कहां चला जाएगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते ही कुछ एक्स्ट्रा लीकेज आई, और कुछ उस लीकेज के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या हुई? इंजेक्शन। अभी तक लीकेज कौन कौन सी थी बताओ? अभी आपने रिवाइज कराया, फिर से बोल दो एक बार, कौन सी लीकेज थी? सेविंग, साथ साथ क्या थे? नेट टैक्सेस, टैक्स माइनस सब्सिडी। अब एक और लीकेज आ गई, बताओ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की आती है, कौन सी लीकेज है? लीकेज कौन सी है? एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है? एक्सपोर्ट जा रहा है या एक्सपोर्ट का पैसा आ रहा है? आ रहा है। तो पैसा जा किसके लिए है? इंपोर्ट। तो हमारी एक नई लीकेज आ गई, जिसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। और अभी तक इंजेक्शन कैसे आ रहे थे? इन द फॉर्म ऑफ बोरोविंग, यानी इन्वेस्टमेंट जो हो रही थी, और अगली इंजेक्शन आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा था, चाहे वो फैक्टर पेमेंट के रूप में कर रहा हो, चाहे वो प्रोड्यूसर को दे रहा हो। अब एक और इंजेक्शन आ गई, बताओ कौन सी आ गई? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट आर ए फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, यानी अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी डाल दिया जाए, क्या इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा? यस। इन शॉर्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप माइक्रो से मैक्रो पे नहीं जा सकते। अगर आप माइक्रो से मैक्रो पे जाने की कोशिश करोगे, मैक्रो कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इतनी डबल काउंटिंग है, आप परेशान हो जाओगे। टायर कंपनी गाड़ी वाली कंपनी को बेच रही है, गाड़ी कंपनी अपनी गाड़ी होटल वाले को बेच रही है, होटल वाला उसी रबड़ कंपनी को अपना होटल दे रहा है, सब आपस में कनेक्टेड है, पागल हो जाओगे कौन किसको सर्विस दे रहा है। इसीलिए आप बजाय माइक्रो से आप इकोनॉमी को देखो, किसी भी देश की इकोनॉमी इस तरह से चल रही है डायग्रामेटिकली, जहां पर 4 सेक्टर हैं, बोलो कौन कौन से? गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इनको बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर। हर समय एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो हो रहा है, और घूम फिर के ये पैसा पूरी इकोनॉमी में घूम रहा है, इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने क्यों पढ़ाई? क्योंकि पहले चैप्टर का नाम तो नेशनल इनकम है, पहले चैप्टर का नाम जिसके नोट्स मिले हैं उसका नाम क्या है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। यानी सर चैप्टर तो हमारा जीडीपी कैलकुलेट करने का है, तो ये इसका जीडीपी से क्या लेना देना? अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज जीडीपी? एक बार ये डिस्कशन करते हैं, फिर बुक में नोटिंग कराऊंगा। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक, ये तो फुल फॉर्म हो गई, मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ the value of all the goods and services which are produced in the domestic territory of a country। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। अभी सिर्फ जीडीपी का मतलब हो गया वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जीडीपी। अब मुझे अगर जीडीपी निकालनी है ना, मैं इस सर्कुलर फ्लो का फायदा लूंगा। कैसे सर्कुलर फ्लो का फायदा लूंगा? अगर आप ध्यान से देखो,
इसी यही पैसा बार बार घूम रहा है। अगर एक पैसा कंटिन्यूसली घूम रहा है, इमेजिन करो एक जगह पर गोल सा ऐसा पाइप है और इस पाइप के अंदर कंटिन्यूसली पानी घूम रहा है। आपको ये कैलकुलेट करना है कितने लीटर पानी है इस पाइप के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ, आप यहां पर कट लगा के चेक कर लो, आप यहां पे कट लगा के चेक कर लो या यहां पे कट लगा के चेक कर लो, पानी की जो वॉल्यूम है वो अलग आएगी या सेम ही आएगी? सेम ही आएगी, क्योंकि सर गोल गोल घूम रहा है, कहीं से भी कैलकुलेट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। सेम वे में इकोनॉमी में पैसा गोल गोल घूम रहा है। आपको जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए 3 फेजेस में हमने डिवाइड कर दिया इस पूरे फ्लो को। पहली फेज होती है जिसे बोलते हैं प्रोडक्शन फेज, ये सब दे रखा है आगे किताब के अंदर, इसलिए नोटिंग जो करानी है मैं करा दूंगा। दूसरी फेज होती है जैसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और तीसरी फेज होती है जिसे बोलते हैं कंजम्पशन या फिर एक्सपेंडिचर फेज। एक एक करके मुझे बताओ, प्रोडक्शन फेज का मतलब क्या हुआ? जहां पर प्रोडक्शन हो रही है और बदले में लोगों को पैसे मिल रहे हैं। तो प्रोडक्शन में जल्दी से बताओ, प्रोड्यूसर को पैसे मिलते हैं। प्रोड्यूसर को पैसे कहां कहां से मिलते हैं? प्रोड्यूसर को पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर को फैक्टर मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और प्रोड्यूसर को पैसे मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट। मैं बोलूंगा नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर मैं किसी प्रोड्यूसर सेक्टर को पकड़ के, देश के प्रोड्यूसर सेक्टर को पकड़ के उसको बोलूं तेरे को कहां कहां से पैसे आ रहे हैं, सिर्फ इतना बता दे, सिर्फ इतना बता दे तेरे को कहां कहां से पैसे आ रहे हैं, तो क्या हम अपनी जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, क्योंकि जो जा रहे हैं वही तो घूम फिर के वापस आ रहे हैं। तभी मैंने सर्कुलर फ्लो आपको समझाया कि मैं अगर प्रोड्यूसर सेक्टर को पकड़ के सिर्फ ये देख लूं कि प्रोड्यूसर सेक्टर को पैसे कहां कहां से आ रहे हैं और उन्हें ऐड कर दूं, क्या मुझे देश की जीडीपी पता लग जाएगी? यस। दूसरा तरीका, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब ये प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या क्या बांटा, क्या क्या लोगों को बांटा। अब मुझे बताओ बांटा किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को पकड़ा, मैंने बोला तेरे को पैसे कहां कहां से आ रहे हैं। हाउस होल्ड सेक्टर कह रहा है मुझे थोड़े से पैसे तो आ रहे हैं प्रोड्यूसर सेक्टर से, मेरे को थोड़े से पैसे कहां से आ रहे हैं? गवर्नमेंट सेक्टर से। मुझे थोड़े से पैसे कहां से आ रहे हैं? रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से। और मुझे थोड़ी बहुत सब्सिडी मिल रही है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो फिर भी क्या मैं नेशनल इनकम यानी जीडीपी निकाल सकता हूं? यस। ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका क्या हो गया? ये हमारा तीसरा मेथड आ गया। मैंने इनकम में इनसे पूछा तुम कितना कमाते हो। मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी से जाकर पूछो तुम कितना कमाते हो, क्या वो आंसर सही देगा या गलत देगा? गलत ही देगा। लोग डरेंगे ऐसे। आप किसी से सड़क पर चलते पूछ लो कितना कमाते हो, नहीं बताएगा। तुम मुझसे पूछ लो, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। सिंपल सी बात है, क्यों बताऊं मैं तुम्हें? मुझे फायदा तो होने वाला नहीं है बताकर। तो कोई किसी को अपनी इनकम नहीं बताता। हाँ, तुम मुझसे पूछो सर खर्चा कितना है, मैं रोना शुरू कर दूंगा। भाई बहुत खर्चा होता है भाई, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, करते करते खर्चा लोग बताने के लिए तैयार हैं। उनको ये नहीं पता तुम्हारे खर्चे से लोग तुम्हारी इनकम को गैस कर लेंगे। तो अब हमारा तीसरा मेथड क्या आया? एक्सपेंडिचर। मैं हाउस होल्ड सेक्टर से पूछ रहा हूं तुम पैसे खर्च कहां करते हो। उसने अपना रोना शुरू कर दिया। वो कह रहा है इधर भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाता है, इधर सरकार टैक्स ले जाती है, इधर मेरा थोड़ा बहुत मेरे को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या देख रहे हैं? पूरे देश में जो खर्चे हो रहे हैं उनको ऐड कर दिया जाए तो उससे भी क्या नेशनल इनकम आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? यस। तो हम जब इस चैप्टर के अंदर 3 मेथड पढ़ेंगे, असली में वो तीनों के तीनों मेथड निकल के कहां से आए हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दैट इज वाई इस चैप्टर को शुरू कराने से पहले ये वाला चैप्टर, इसके बाद जो 6.2 चैप्टर है, दोनों किससे कनेक्टेड है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं तो टाइम हुआ एग्जैक्टली 10:05 पे स्टार्ट करते हैं और फिर अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, लीकेजेस यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन है या नहीं? वो यूनिलैटरल भी हो सकती हैं, बायलैटरल भी हो सकती हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर इट कैन बी अ ट्रांसफर पेमेंट आल्सो एंड इट कैन बी, नोटिंग करनी है कर लो भाई अगर तुम्हें करनी है तो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर इट कैन बी एनी टाइप ऑफ थिंग। It can include a transfer payment also. It can include a factor payment also. For example, if you talk about taxes, it is a transfer payment. If you talk about imports, it is a factor payment. So there is no hard and fast rule कि factor payment ही लीकेज होएगी या transfer payment ही लीकेज होएगी। लाइव वाले बताने एक बार ऑडियो सब ठीक है यानी ऑडियो में कोई इम्प्रूवमेंट, ऑडियो में कोई दिक्कत अब आ रही है तो बताओ जल्दी से। हाँ जी, लाइव वाले जल्दी से बताओ ऑडियो ठीक आ रही है या नहीं आ रही है।
सही है, क्लियर है, पहले भी क्लियर थी, अब क्लियर हुई है। चलो, कह रहे हैं सही है अब तो। हाँ जी, चलिए फिर से शुरू करते हैं। एक बार बुक के अंदर आओ, मतलब जो नोट्स मिले हैं एक बार उसके अंदर आओ, जल्दी से देखते हैं एक बार। यहाँ पर आप अगर देखोगे, आपका मेन टॉपिक मैंने अलग कर दिया, ओवरव्यू मैंने 4 पेज का अलग कर दिया। ओवरव्यू अलग इसलिए करा है ताकि आपको ये पता लग जाए ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये टेक्निकली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के रट्टे थोड़ा मारने हैं। हमारा पेपर तो वैसे भी क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव पेपर करने के लिए आपको पता है अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी होती है। तो अंडरस्टैंडिंग आने के लिए मेरे हिसाब से ये पढ़ाना जरूरी था, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा टॉपिक के रूप में डाल दिया। एक दो जगह और भी मैंने आपको जो बुक मिली है ना, ऐसा मिला होगा आईसीआई ने कुछ जगहों पे ना कुछ चीजें होनी चाहिए डाल नहीं रखी, बट उनको समझे बिना आगे का टॉपिक समझ नहीं सकते। तो जहां पर भी मैंने कोई एक्स्ट्रा टॉपिक डाला है अपनी तरफ से जो आईसीआई के मटेरियल में नहीं है, वो अलग से डिस्क्लेमर देकर मैंने डाल रखा है, ताकि आपको पता लग जाए ये मेरे मटेरियल में नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मुझे ये कराया गया। ठीक है, आइए जरा एक बार शुरू करते हैं। सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है ये आपको पता है। दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स जहां पर हम एग्रीगेट को स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस में क्या पढ़ाया जाएगा, जब पूरे देश की अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करते हैं, पूरे देश के अंदर इन्फ्लेशन, पूरे देश के अंदर इनकम लेवल, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है जहां पर एग्रीगेट को स्टडी करते हैं। सबसे पहला मॉडल आया, सबसे सिंपल मॉडल, 2 सेक्टर इकोनॉमी। और इस सेक्टर इकोनॉमी के अंदर देखना कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर हमने क्या किया, 2 मॉडल बना दिए, हाउस होल्ड और फर्म्स। यहां पर पहली फ्लो क्या हो रहा है, हमारा ऊपर वाले जो दोनों फ्लो हो रहे हैं इन दोनों को, या नहीं ऊपर नीचे नहीं कर रखा, आप यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इधर लिख दो रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या क्या आ गया, हमारी जो फैक्टर सर्विसेज जा रही हैं दे आर एग्जांपल ऑफ रियल फ्लो। सिमिलरली हमारा जो इधर से गुड्स एंड सर्विसेज जा रही हैं दे आर एन एग्जांपल ऑफ रियल फ्लो। एंड इन रियल फ्लो के कॉरेस्पॉन्डिंगली 2 मनी फ्लो हो रहे हैं। मनी फ्लो कौन कौन से हैं इस चार्ट के अंदर, पहला मनी फ्लो है जहां पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है जो कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को दे रहा है, और दूसरा मनी फ्लो है जहां पर फैक्टर पेमेंट्स जा रही हैं, और ये मनी फ्लो हाउस होल्ड सॉरी ये मनी फ्लो प्रोड्यूसर सेक्टर से कहां पर जा रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर। ये जो फर्म्स हैं इनको आप लिख सकते हो प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है जी, बाकी मुझे यहां पर कुछ और समझाने की जरूरत नहीं है, हमने ये अच्छे से डिस्कस कर लिया था। इस सेक्टर के अंदर 2 एजम्पशंस हैं, लिख लो भी साइड में। 2 एजम्पशंस इस मॉडल को बनाते समय हमने ली है। बताओ जल्दी से कौन कौन सी एजम्पशन है। सबसे पहली एजम्पशन ये है, देयर आर नो रिटेन्ड अर्निंग्स। नो रिटेन्ड अर्निंग्स बाय फर्म्स। पहली एजम्पशन हमारी ये जा रही है कि फर्म्स ने कोई भी रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं करी है। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, नो सेविंग्स। देयर आर नो सेविंग्स बाय हाउस होल्ड सेक्टर। ये हमारी दूसरी एजम्पशन है, दिस इज द सेकंड एजम्पशन। दोनों एजम्पशन अनरियलिस्टिक हैं, क्योंकि रियल लाइफ में हर बिजनेसमैन भी कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स करता है, हर हाउस होल्ड भी कुछ सेव करता है। तो ये करने के बाद अगले पेज पे देखो फिर से 2 सेक्टर मॉडल दे रखा है, बट इस बार विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर की जगह क्या डाल दिया हमने, विद फाइनेंशियल सेक्टर। कर लिया नोट डाउन, चलो अगले पेज पे। चले, चलो नेक्स्ट पेज पे देखो, हमने देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी हमने किया। फिर सर्कुलर ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल के अंदर एक्स्ट्रा क्या आ गया, फाइनेंशियल मार्केट। इस फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, बैंक्स भी आ जाएंगे, यहीं पर हमारी म्यूचुअल फंड कंपनीज भी आ जाएंगी, यहीं पे हमारी शेयर मार्केट भी आ जाएगी, इसी के अंदर ही हमारी इंश्योरेंस कंपनी भी आ जाएंगी। ये सब कलेक्टिवली क्या बोली जाती हैं, फाइनेंशियल सेक्टर। जरूरी थोड़ा तुम अपनी सेविंग बैंक में डालोगे, तुम अपने सेविंग्स को म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, तुम अपनी सेविंग्स को इंश्योरेंस कंपनी में डाल सकते हो, किसी कंपनी के शेयर्स में डाल सकते हो। ऑल दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। अगर आप ध्यान से देखो यहां पर हाउस होल्ड सेक्टर ने भी सेविंग करी, फर्म ने भी सेविंग करी, फिर फर्म्स ने क्या करी, बोरोविंग।
अब इस चार्ट के अंदर तो ये जो आपसे मैंने लिया, उन्होंने ना ये मान के चल रहे हैं हाउस होल्ड बोरोविंग नहीं करते, बट क्या प्रैक्टिकली हाउस होल्ड भी बोरोविंग करते हैं? यस। तो इसी चार्ट के अंदर आप एक बना लो बोरोविंग्स, हाउस होल्ड सेक्टर भी बोरोविंग करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाउस होल्ड सेक्टर बोरोविंग नहीं करेगा। अब यहां पर लिख लो बोरोविंग्स आर कन्वर्टेड into investment. Borrowings are converted into investment when they are used for purchasing capital assets. जब उन्हीं को कैपिटल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है, ये बोरोविंग्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? इन्वेस्टमेंट्स में। और इसके अंदर लिख लो इस मॉडल के हिसाब से हमारी लीकेज कौन सी है और हमारी इंजेक्शन कौन सी है। इस मॉडल के अंदर एक ही लीकेज है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, और इसके अंदर एक इंजेक्शन है इन द फॉर्म ऑफ, आप बोरोविंग लिख सकते हो या फिर बोरोविंग ही किस में कन्वर्ट हुई है? इन्वेस्ट। दिस इज द लीकेज, दिस इज द, चलें आगे। टू सेक्टर मॉडल हो गया, मगर टू सेक्टर मॉडल के अंदर एजम्पशन ये है कि हमारे गवर्नमेंट की बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं है, विच इज अगेन अनरियलिस्टिक एजम्पशन। सेकेंडली हमारी ये एजम्पशन चल रही है कि हम अपनी कंट्री में ही काम करते हैं, हम बाकी कंट्री से इंटरेक्ट नहीं करते, विच इज अगेन अनरियलिस्टिक मॉडल। इसीलिए टू सेक्टर मॉडल के बाद अगला मॉडल कौन सा आया? थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। उसके अंदर एक्स्ट्रा क्या आ गया? गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट के अंदर देखो सबसे पहले क्या होगा, गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दी? फैक्टर पेमेंट। क्यों दी होगी? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करता है, तो यहां पर फैक्टर पेमेंट क्यों मिली है साइड में लिख लो, दीज फैक्टर पेमेंट्स, these factor payments are for various factor services like labor, land, etc. that government takes from household. हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जमीन पता किसके पास है? इंडियन रेलवेज के पास। इंडियन रेलवेज के पास सबसे ज्यादा जमीन है। वो आप समझते हो इतने सारे ट्रैक बिछाने के लिए, हर चीज के लिए इंडियन रेलवेज को लेनी पड़ती है ना। तो इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट ओनर ऑफ लैंड इन इंडिया। तो अल्टीमेटली जो ओनर है तो ठीक है, अदरवाइज रेंट पे लेती है, तो उसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट कर रही है। फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसफर पेमेंट, और उधर से क्या आ गई? टैक्स पेमेंट, और इधर क्या दे दी हमने? सब्सिडीज और टैक्स पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट भी एक तरह की सब्सिडी हो गई, क्योंकि उसका नाम सब्सिडी नहीं रखा, जो हमें अलग अलग तरह की सब्सिडी मिलती है वो यहाँ पर हमने कवर कर ली। यहाँ पर एक चीज लिख लो, टैक्स एंड सब्सिडी, टैक्स एंड सब्सिडी जो है बोथ आर ट्रांसफर पेमेंट्स, both of them are a type of transfer payments and not factor payments. ये ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं है और ये फैक्टर पेमेंट नहीं है, दोनों क्या है? ट्रांसफर पेमेंट्स है। फिर गवर्नमेंट सेविंग भी करती है, गवर्नमेंट बोरोविंग भी करती है। ये हमारा हो गया इस पार्ट। यहां पर एक डाउट आता है, वो मैं नोट डाउन करा देता हूं। पिछला पेज अगर आप देखोगे थोड़ा सा स्पेस है पिछले पेज पे, यहां पर यहां नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन क्या करना है, गवर्नमेंट ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं वो इस चार्ट में नहीं दिखाई गई। ये चार्ट सिर्फ ये दिखा रहा है गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ खरीदती रहती है, सिर्फ गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, गवर्नमेंट लोगों को पेमेंट कर रही है, गवर्नमेंट को मिलता भी तो है, मगर क्यों नहीं कंसीडर किया वो पिछले पेज पे लिख लेते हैं। नोट, government may be a producer of various goods and services, but government may be producer of various goods and services, but since most of them are given free of cost, since most of them are given free of cost, hence they
haven't been considered, hence they haven't been considered in the below diagram. ये डाउट एक अक्सर डाउट आता है, इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया कि इस मॉडल के अंदर हमने गवर्नमेंट की गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों कंसिडर किया। कंसिडरिंग अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे गवर्नमेंट ट्रेन्स चलाती है, गवर्नमेंट जहां बसेस चलाती है और भी काम करती है। इंडिया में क्या किया जाता है, जीडीपी कैलकुलेशन करते समय जब गवर्नमेंट प्रोड्यूसर की तरह काम कर रही होती है ना, तो गवर्नमेंट को भी प्रोड्यूसर मान लिया जाता है फॉर दैट एक्टिविटी। तो गवर्नमेंट इंडिया के अंदर जब जीडीपी कैलकुलेट होगी तो हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर हम गवर्नमेंट को रेलवेज के पर्पस के लिए क्या मान लिया जाएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर मान लिया जाएगा, क्योंकि इंडिया इज अ काइंड ऑफ कंट्री जहां पे गवर्नमेंट कुछ ऐसी सर्विसेज भी बनाती है जिसका पैसा चार्ज किया जाता है। तो ये हमारे 3 मॉडल हो गए। इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर क्या क्या है ये एक बार आप रीड कर सकते हो। ये आगे चल जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर मॉडल। जैसे ही 4 सेक्टर आया तो हमारा एक सेक्टर हमने यहां पर और डाल दिया, जिसका नाम क्या डाल दिया, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर क्या कर रहा है, जरा एक करके देखिए। सबसे पहले फर्म्स की बात करें, वो पेमेंट इंपोर्ट की दे रही हैं और इधर से एक्सपोर्ट की पेमेंट रिसीव कर रही हैं। और उधर बात करें हाउस होल्ड सेक्टर की, वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं और उधर से पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज भी रिसीव कर रहे हैं। तो कुछ पैसा जा रहा है और कुछ आ रहा है। एक चीज और डिस्कस करनी रह गई थी ब्रेक से पहले, मैंने 4 सेक्टर मॉडल के अंदर जो डिस्कस नहीं किया। अगर आप हाउस होल्ड सेक्टर की बात करो, हाउस होल्ड सेक्टर का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ मैंने क्या रिलेशन बताया था आपको ब्रेक से पहले, कि हम या तो इंपोर्ट करते हैं या उन लोगों को जो भी सर्विसेज देते हैं अपनी फैक्टर सर्विसेज, उसकी क्या लेते हैं, पेमेंट। पर मुझे एक बात बताओ, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो आपका रिलेटिव है, आपके फैमिली मेंबर है, और वो इंडिया के बाहर जाकर सेटल हो गया है, बहुत सारे ऐसे केस होंगे या नहीं होंगे, आपके आसपास में कोई ना कोई पर्सन आपको पक्का पक्का पता होगा जो इंडिया का है मगर इंडिया के बाहर जाके सेटल हो गया है। तो मुझे बताओ, जब लोग इंडिया के बाहर जाके सेटल होते हैं, क्या अपने परिवार वालों को पैसे भेजते रहते हैं, नहीं भेजते रहते हैं? अच्छा, वो परिवार वालों को पैसे भेजते हैं, तो वो जो परिवार वालों को पैसे भेजे उन्होंने, वो ट्रांसफर पेमेंट है या फैक्टर पेमेंट है? ट्रांसफर है या फैक्टर है? ट्रांसफर। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब उन्होंने पैसे भेजा, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन भेजा, क्या बदले में हमने उन्हें कोई सर्विसेज दी है? नहीं। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है। अगर आपका कोई दोस्त यार है जो इंडिया के बाहर पढ़ाई कर रहा है, तो वो वहां कमा नहीं रहा होगा, तो अब मुझे बताओ, वो पैसे भेजेगा या हम इधर से पैसे भेजेंगे उन्हें? हम। अगेन वो भी क्या होगी, एक तरह की फैक्टर पेमेंट। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ दोनों तरह की पेमेंट हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है हम उनको ट्रांसफर पेमेंट करें, ऐसा भी हो सकता है वो हमें ट्रांसफर पेमेंट करें। देयर कैन बी ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, देयर कैन बी ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। दोनों तरह की हो सकती हैं। इसीलिए इस डायग्राम में एक पॉइंट और एक्स्ट्रा डाल रखा है, देखो क्या लिखा है, नेट ट्रांसफर पेमेंट। नेट ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या हुआ, एक बार लिख लो यहां पर, नेट ट्रांसफर पेमेंट, net transfer payment means it is calculated by transfer payments made to India from abroad। एग्जाम्पल के रूप में लिख लेना, एग्जाम्पल, a son settled in US sending money to parents। ठीक है, एक पर्सन इंडिया के बाहर सेटल्ड है, वो अपने पेरेंट्स को पैसे भेज रहा है, दैट इज ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट मेड टू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड। इसमें से करेंगे माइनस, क्या माइनस करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट्स मेड फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। इसके अंदर बेसिकली क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल, पेरेंट्स सेंडिंग मनी, पेरेंट्स सेंडिंग मनी टू चाइल्ड स्टडिंग इन यूके। एक पर्सन का बच्चा यूके में पढ़ रहा है, वो उसको हर महीने पैसे भेजता है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट हो गई, दिस इज ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। ये 3 तरह की हो गई, दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
ठीक है जी, सर्कुलर फ्लो हमने अच्छे से कर लिया, नोटिंग कर ली अब हमने। अब आते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और दे रखा है यहाँ पे, वो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी समझा रखा है, एक बार देख लेते हैं वो भी कॉन्सेप्ट क्या है। आपको याद दिलाता हूँ माइक्रो में कहाँ किया था। ये हो गया नोटिंग। वो कॉन्सेप्ट क्या था, जितने भी इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कुछ होते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट, कुछ होते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक और फ्लो में फर्क क्या हुआ? अगर आपको याद हो, डिमांड का चैप्टर जब पढ़ाना शुरू किया था, वहां डिस्कस मैंने किया था, मैंने अकाउंटेंसी से रिलेट करके बोला था। पहले तो अकाउंटेंसी की रेफरेंस दी थी। मैंने कहा था जब भी कोई चीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट की जाती है, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? स्टॉक। और जब भी कोई चीज एक पीरियड के लिए कैलकुलेट की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, या एज ऑन 31 मार्च होता है? एज ऑन 31 मार्च होता है। अकाउंटेंसी के नंबर दिखाना जरा अपने 12th क्लास के। अकाउंटेंसी के टीचर का नाम बदनाम कर रहे हो तुम अपना, फाउंडेशन वाले की भी नहीं कह रहा मैं तो, 11वीं के टीचर की बात कर रहा हूँ। P&L फॉर द पीरियड होता है, एज ऑन होती है फॉर द पीरियड। नंबर पूछूंगा 12वीं से, 80, 90, 95, 99, 100 वाले भी बैठे होंगे यहाँ पर। कोई फायदा नहीं ऐसे नंबरों के, आज जाएंगे घर अपनी मार्कशीट जला देंगे जाके, ठीक है? तो क्यों? अगर हमें ये नहीं पता, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड होता है, क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या दिखा रहे हैं कि इस पीरियड के दौरान मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, मेरी सेल कितनी है, मेरी खर्ची कितनी है, मेरे प्रॉफिट कितने हैं। दिस इज फॉर अ पीरियड। एंड बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट ऑफ संचित ग्रोवर फॉर द पीरियड या एज ऑन। बैलेंस शीट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट टेल्स माय फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आज इस समय मेरे पास कितने एसेट है, मेरे पास कितनी लायबिलिटी। शाम तक वो एसेट लायबिलिटी बदल जाएंगे। शाम तक अगर मैं रास्ते में जा रहा हूं, मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया, तो मेरे एसेट एंड लायबिलिटी सेम हो गया, चेंज हो गए? चेंज हो गए। बैलेंस शीट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम निकाली जाती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पीरियड के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, और बैलेंस शीट क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये तो अकाउंटेंसी की बात हो गई। अब इसको बात करते हैं इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट होते हैं या फ्लो कॉन्सेप्ट? फ्लो कॉन्सेप्ट। डिमांड हमेशा एक पीरियड के लिए कैलकुलेट की होती है, सप्लाई भी एक पीरियड के लिए। हम जब बोलते हैं कि 20 रुपए के प्राइस के ऊपर 200 कैलकुलेटर चाहिए, तो 200 कैलकुलेटर कब? एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? फ्लो। सेम वे में इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो चीजें पढ़ेंगे, कुछ चीजें स्टॉक कॉन्सेप्ट होंगी, कुछ चीजें क्या होंगी? फ्लो। चलो वो तो एक एक करके मैं बताऊंगा, गेस मारना शुरू करो। अभी हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है जीडीपी, यानी कि बेसिकली आप बोल सकते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल इनकम। जो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, जो नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, सोच समझ के जवाब दो, वो स्टॉक होगी या फ्लो होगी? क्योंकि जीडीपी जब हम निकालेंगे कंट्री की, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम निकालेंगे या एट अ पीरियड निकालेंगे? पीरियड। जब हम बोलते हैं इंडिया की जीडीपी हम 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, अगर कोई आपको बोले इंडिया की जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, तो इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा, आज इस समय इंडिया के 3.8 ट्रिलियन डॉलर है? नहीं, इसका मतलब है पिछले एक साल में इंडिया में प्रोड्यूस किए गए सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड कर दिया जाए, तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा? 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स। सो इट इज ऑलवेज फॉर अ पीरियड ऑफ। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट चीज, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व इस समय लेट्स से XYZ ट्रिलियन डॉलर है। मेरे को नहीं पता कितनी फिगर है, इसलिए मैं गेस भी नहीं मारना चाहता। मैं ज्यादा या कम बोल दूं, पता चले काट के किसी ने मेरे को पोस्ट कर दिया कि देखो ये इंसान क्या कह रहा है। इलेक्शन का सीजन वैसे ही, अपने को बहुत डर लगता है भाई, सिंपल सी बात है। तो मैं कह रहा हूं इंडिया के फॉरेन रिजर्व XYZ ट्रिलियन डॉलर है। फॉरेक्स रिजर्व जो इंडिया के हैं एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम, वो पीरियड के लिए है या एट एनी टाइम है? एट एनी टाइम है। फॉरेक्स रिजर्व निकालोगे तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जीडीपी निकालोगे तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर मैंने कुछ आगे एग्जांपल दे रखे हैं, धीरे धीरे पढ़ने के बाद। यहां पर नंबर ऑफ बर्थ्स, ये भी एक पीरियड के लिए निकाला जाएगा। मारुति की सेल कितनी हुई जनवरी में, ये भी फ्लो कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस फ्लो कॉन्सेप्ट है। ऑन दी अदर हैंड, इंडिया की जनसंख्या, पॉपुलेशन एट एनी पीरियड ऑफ टाइम होएगा या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होगा? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इंडिया के अंदर हर 10 साल बाद सेंसस किया जाता है, जो कि सेंसस करने वाले दिन इंडिया की जनसंख्या बताता है। लास्ट टाइम इंडिया का सेंसस कब हुआ था? 2011 में। तो हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है वो आज से लगभग 12 साल पुराना, 13 साल पुराना डेटा है। इंडिया का सेंसस 2021 में होना था, बट कोविड के चक्कर में नहीं हुआ। तो अब जब भी सेंसस होगा, उसमें जो पॉपुलेशन का डेटा आएगा वो स्टॉक कॉन्सेप्ट, वो फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्या होगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट। फिर अगला, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली।
मारुति ने मैन्युफैक्चर कितना किया वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, टोटल नंबर ऑफ कार्स मारुति की कितनी है स्टॉक कॉन्सेप्ट। सिमिलरली चैप्टर नंबर जो हमारा 3 6 7 8 चैप्टर नंबर 8 जो हुआ उसके अंदर मैंने बोला था चैप्टर नंबर 8 पूरा मनी के ऊपर है, वहां पर एक चैप्टर पढ़ेंगे मनी सप्लाई, जहां पर मनी की सप्लाई की बातें करेंगे। एट एन मनी सप्लाई जो कैलकुलेट करते हैं फॉर अ पीरियड कैलकुलेट होता है या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट। तो ये सारे एग्जांपल स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको मतलब बता दिया, धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे। अब यहां से हमारा आईसीआई का सिलेबस शुरू होता है। हमारे पहले यूनिट का नाम क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। एक बार बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है आप सबको पता ही है, वहां से नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आ जाएगी। व्हाट इज अकाउंटिंग? सर अभी तो आपने अकाउंट्स पे बेइज्जती करी, अब फिर से बेइज्जती करोगे हैं। अकाउंटिंग का मतलब क्या होगा, आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग समराइजिंग फलाना ढिमकाना, छोड़ो रटने वाली बात नहीं। इन शॉर्ट ये मान के चलते हैं अकाउंटिंग में किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से लेकर उसको प्रेजेंट करने तक, उसको डिस्क्लोज करने तक सारा काम किया जाता है। रिकॉर्ड होता है जर्नल में, फिर लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से पीएनएल बनता है, पीएनएल से बैलेंस शीट बनती है, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स होता है। सब कुछ करते कराते फ्रॉम रिकॉर्डिंग टिल प्रेजेंटेशन का काम क्या करती है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती है एक बिजनेस एंटिटी की। हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मतलब बड़ा सिंपल है, जब एक कंट्री की ट्रांसैक्शंस को रिकॉर्ड करने से लेकर उसकी सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकालने तक का काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो तरीका है, पहली बार दो इकोनॉमिस्ट ने दिया था, उनका नाम अंडरलाइन कर लो, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। एक का नाम था साइमन और दूसरा नाम का क्या था, रिचर्ड स्टोन। इनका नाम आ सकता है, साइमन और रिचर्ड स्टोन वो पहले दो लोग थे जिन्होंने नेशनल इनकम कंप्यूट करने का तरीका पूरी दुनिया में बताया गया था। इंडिया के अंदर नेशनल इनकम कंप्यूट करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आपको इतना पता होगा गवर्नमेंट के नीचे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, एग्जांपल देना कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज होती हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर क्या हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो थी, अब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ ही मर्ज कर दी गई है, तो चलो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री बोलते हैं जिसको, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हो गई हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स हो गई। सेम वे में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इस मिनिस्ट्री का काम है, नाम से पता लग रहा है क्या करना, इंडिया से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करना। अब स्टैटिस्टिक्स तो बहुत बड़ी फिगर है, उसके अंदर तो बहुत कुछ आएगा, इंडिया की जनसंख्या भी उसके अंदर आएगी, इंडिया के अंदर अर्बन में कितने लोग रहते हैं, रूरल में कितने लोग रहते हैं, ये भी आ गया। हमें सब कुछ नहीं चाहिए, हम नेशनल इनकम कर रहे हैं, तो इसी का एक डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, सीएसओ। फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स का, वो हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग करता है नेशनल लेवल पे। और स्टेट लेवल पे हमने क्या बना रखे हैं, स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये दोनों भी अंडरलाइन कर लो, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पहली बार आप ही हो जिनका पेपर आएगा एमसीक्यू में। तो आई डोंट नो एमसीक्यू कहां से पूछा जा सकता है, मेरे हिसाब से जो जो चीजें रेलेवेंट है मैं अंडरलाइन कराता जा रहा हूं। दो चीजें इस पैराग्राफ से आपको याद रखना है, पहली बात तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग लाया कौन था, दूसरी बात इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पे कौन कर रहा है और स्टेट लेवल पे। मूविंग ऑन, नेशनल इनकम निकालने के लिए ये सब बाद में पढ़ेंगे, यूजफुलनेस और सिग्निफिकेंस वगैरह। अब आते हैं सीधा कुछ कॉन्सेप्ट्स पे। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, अगेन ये मैंने खुद बना रखे हैं, क्योंकि आईसीआई ने तो क्या किया है, तब इतना सा चैप्टर बना के छोड़ दिया है, और क्वेश्चन मुझे पता है वो इसमें से अच्छे अच्छे पूछने वाला है। तो यहां से लेकर जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 है, ये मैंने खुद बनाकर डाले हैं। हम एक एक करके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो हमें फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, हम फॉर्मूला खुद बना लेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे सामने एक फिगर आती है जिसका नाम क्या है, जीडीपी। अब मैं आपको बता दूं, आपने शायद 12th क्लास में पढ़ रखा हो, सिर्फ सुनते जाओ। हमारे पास नेशनल इनकम के नाम पे 6 पैरामीटर, एक होता है जीडीपी एट एमपी, 6 भी नहीं 8 होते हैं टोटल। एक होता है एनडीपी एट एमपी, फिर हमारा होता है जीडीपी एट एफसी, फिर होता है एनडीपी एट एफसी, फिर ये तो हमारे हो गए 4 डी वाले हो गए। फिर आता है हमारा जीएनपी एट एमपी, फिर हमारा आता है एनएनपी एट एमपी, फिर यहां पर आ जाएगा जीएनपी एट एफसी, और लास्ट में आ जाएगा
एनडीपी एट एफसी, ये अच्छा एन हो गया, एनएनपी एट एफसी, ठीक है जी। जब भी हमारे देश में जीडीपी की बात हो रही है, हमारे देश में बाय कन्वेंशन जीडीपी निकाला जाता है, जीडीपी एट एमपी। और जब भी नेशनल इनकम वर्ड की बात हो रही है तो वो निकाला जाता है एनएनपी एट एफसी। बट ये और भी पैरामीटर्स हैं। तो अब ये 8 तरीकों में क्या क्या डिफरेंस है जरा समझते हैं। 3 चीजों का प्राइमरली आपको डिफरेंस मिलेगा। पहला सेट जो मैंने बोला उसके अंदर हर जगह क्या लिखा है, डी। फुल फॉर्म बोलो, जीडीपी की मतलब फुल फॉर्म क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी ग्रॉस नेशनल। तो पहली लड़ाई तो ये है, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्सेस व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल प्रोडक्ट। क्या चीज जीडीपी में आती है, क्या चीज जीएनपी में। दूसरी लड़ाई देखो, हमने कुछ जगह पे लिखा जीडीपी एट एमपी, फिर हमने लिखा जीडीपी एट एफसी। एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस एंड एफसी स्टैंड्स फॉर, तो अगली लड़ाई किसकी है, मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। ये समझने वाली बात है कि एमपी क्या होता है और एफसी क्या होता है। और मैं आपको बता रहा हूं 2015 के अंदर एक नया सिस्टम निकाला गया है, वो नया सिस्टम क्या कहता है वो भी बताता हूं। वो नया सिस्टम काफी सारी धीरे धीरे कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं। ट्रेडिशनली एमपी और एफसी होता है जो आपको 12th क्लास में पढ़ाया गया होगा। एक नया सिस्टम निकाला गया, हमारे देश की जीडीपी ना तो आज की डेट में एमपी पे कैलकुलेट होती है ना ही एफसी पर होती है, एक नया ही कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे, जीडीपी हो गया और थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ गया, हाँ जी और एन। जी का मतलब क्या है, ग्रॉस, और एनडीपी का मतलब क्या है, नेट। तो थर्ड लड़ाई किसकी है, ग्रॉस वर्सेस नेट। ये 3 चीजें अगर आपने समझ ली, कोई भी एक वेरिएबल दे रखा है उससे दूसरा वेरिएबल हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले लड़ाई किसकी है, डोमेस्टिक और नेशनल। एक एक करके बात करते हैं। जब भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जब भी हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, उसका मतलब सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज which are produced in the domestic territory of country, domestic territory of the country। एंड जब भी हम नेशनल की बात कर रहे हैं, नेशनल मींस सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, बट इस बार हमने बोला विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो जरा डिफरेंस बताओ, हम दोनों जगह वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, मगर क्राइटेरिया में डिफरेंस क्या है डोमेस्टिक और नेशनल निकालते समय। क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस है, डोमेस्टिक में क्या देख रहे हैं हम, डोमेस्टिक टेरिटरी। यहां पर मैं इस बात पे फोकस दूं कि बन कहां रहा है, चाहे वो रेजिडेंट बनाए या नॉन रेजिडेंट बनाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। व्हेन आई टॉक अबाउट जीडीपी, आई एम मोर कंसर्न अबाउट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में बना होना चाहिए। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे रेजिडेंट बना रहे हैं या नॉन रेजिडेंट बना रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। ऑन दी अदर हैंड जीएनपी में क्या मैटर करता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो किसने बनाए हैं, रेजिडेंट ने। यहां ये मैटर नहीं करता वो रेजिडेंट ने इंडिया में बनाए हैं या इंडिया के बाहर। तो दोनों जगह पे क्राइटेरिया अलग है। एक जगह मैं टेरिटरी पे फोकस कर रहा हूं और एक जगह मैं लोगों पे फोकस। When I focus on the territory, it is called GDP because I am focusing on the domestic territory of India. And when I am talking about क्या कहते हैं GNP, I am not focused about the domestic territory. I am more focused about the, अच्छा अब मजे की बात यह है, डोमेस्टिक टेरिटरी और रेजिडेंट का जो मतलब है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, और इसका अच्छा खासा लंबा चौड़ा मतलब होता है। तो एक बार सब नॉलेज पर्पस के लिए डिस्कस कर लेते हैं, मैंने आपकी बुक में भी नहीं डाला है, ठीक है जी, क्योंकि वो लंबा चौड़ा मतलब है। आपने शायद 12th क्लास में था, हमारे सिलेबस में नहीं था, पढ़ रखा होगा, इसलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द, अच्छा पहले तो ये देखते हैं डेफिनेशन दे कहां रखी है। हर डेफिनेशन कहीं ना कहीं दे रखी होती है किसी ना किसी एक्ट में। तो हमारे देश में डोमेस्टिक टेरिटरी या नेशनल नॉर्मल रेजिडेंट, ये डेफिनेशन कहां दे रखी होगी, डोमेस्टिक एक्ट होगा है कुछ भी बना दो है डोमेस्टिक एक्ट, शुक्र है किसी ने ये नहीं बोल दिया डोमेस्टिक टेरिटरी एक्ट होगा, एक नॉर्मल रेजिडेंट एक्ट होगा, जो वर्ड है उसके आगे आगे एक्ट रख दो। पार्लियामेंट तो वेली बैठी है सारा दिन, हर चीज का एक्ट बना के छोड़ देती होगी। नहीं, हमारे देश के अंदर इसकी डेफिनेशन नहीं दे रखी है क्लियर कट। इसकी डेफिनेशन क्या है, यूनाइटेड नेशंस ने, यूनाइटेड नेशंस कौन है, अच्छा यूएस और यूएन में फर्क क्या है ये पहले बता दो, लेट अस बी वेरी क्लियर। यूएस कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएन कौन है, यूनाइटेड नेशंस क्या कोई कंट्री का नाम है, नहीं, इट्स अ बॉडी हैविंग ऑल द नेशंस एज मेंबर्स। वो अलग है, चलती इसी की है यहाँ पर।
तो अगर आप रियल लाइफ में तो बोलो तो कोई फर्क नहीं है, यूएस ही चलाता है अपनी एट द एंड ऑफ द डे, बट अल्टीमेटली यूएन इज अ बॉडी। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूएस, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएन, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। उन्होंने एक सिस्टम दे रखा है, एसएनओ सिस्टम बोलते हैं। एसएनओ मतलब सिस्टम ऑफ नेशनल, एसएनए सॉरी, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग। इस एसएनए सिस्टम के अंदर ये दोनों वर्ड डिफाइंड है। जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूं आपको, जो 12th क्लास में डेफिनेशन पढ़ाई गई थी वो इंडिया के किसी एक्ट में नहीं लिखी, वो डेफिनेशन कहां है, इंडिया यूनाइटेड नेशंस के एसएनए सिस्टम में। एसएनए सिस्टम के हिसाब से, ये मैंने डाला नहीं बट ये मैंने इंटर की किताब में डाल रखा था, सिर्फ डिस्कस करने के लिए आपके साथ बात कर रहा हूं। डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड को डिफाइन कर रखा है, और डोमेस्टिक टेरिटरी की उन्होंने क्या डेफिनेशन दे रखी है। सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या आता है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल फ्रंटियर? पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब उस कंट्री की डिफाइंड बॉर्डर्स, डिफाइंड बॉर्डर्स आ जाएंगी उसके अंदर। पॉलिटिकल फ्रंटियर तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाएंगे, यानी इंडिया ने जो अपनी बॉर्डर डिफाइन कर रखी है एज पर द इंटरनेशनल लॉ, वो हमारे क्या हो गए, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ दी। ठीक है जी। अब इसके अलावा भी कुछ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। मुझे एक बात बताओ, क्या एट प्रेजेंट इस समय जब हम यहाँ बैठे हैं, क्या कुछ ऐसी शिप्स, डोंट जज मी, मुझे शिप बनानी आती नहीं है, ये इसी से काम चला रहे हैं, ठीक है, लेट अस एज्यूम दिस इज अ शिप, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये फट्टा सा जो है ये शिप है हमारी। ये क्या इस समय इंडिया और दुबई के बीच में काफी सारी शिप्स जारी होंगी या नहीं जारी होंगी? यस। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जा रही होंगी, इंडिया और यूएस के बीच में जा रही होंगी। और ये जो शिप्स होती हैं, क्या इनके ऊपर भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे? यस। अगर आप कोई भी क्रूज की बात करो, क्रूज के ऊपर सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होती है, नहीं हो रही होती है? यस। आज के दिन में जितने भी लग्जरी क्रूजेज होते हैं, उन्हीं के ऊपर खाना सर्व हो रहा होता है, उन्हीं के ऊपर गेम्स होती हैं, उन्हीं के अंदर कैसीनोज होते हैं, उन्हीं के अंदर बार होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या गुड्स एंड सर्विसेज एक क्रूज, एक शिप के ऊपर भी प्रोड्यूस हो रहे हैं? यस। अच्छा, ये शिप एट प्रेजेंट इंटरनेशनल वाटर में है, और ये इंटरनेशनल वाटर बाय नेम सजेस्ट कर रहे हैं, क्या ये किसी एक कंट्री के, ये एक इंटरनेशनल वाटर है? इंटरनेशनल। पानी का भी डिवीजन होता है, ऐसे मैं आपको बताऊं, पानी भी डिवाइडेड है पूरी दुनिया के अंदर। पानी क्या है, मान लो ये इंडिया है, इंडिया, अब मैं ये बनाता हूं, इंडिया की लेफ्ट साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल। बहुत बढ़िया सर, आप, हम तो अपना लेफ्ट देख रहे हैं, चलो ठीक है, आई गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट। मेरा राइट हो गया, तुम्हारा क्या हो गया? लेफ्ट हो गया, बे ऑफ बंगाल। आधे लोग इस परेशान है कि वेस्ट बंगाल का नाम तो वेस्ट बंगाल है, मगर वो ईस्ट में क्यों है? लोग परेशान है जीवन में कि आइडली तो बंगाल ईस्ट में है, उसका नाम ईस्ट बंगाल होना चाहिए, उसका नाम वेस्ट बंगाल क्या है, गूगल करके आ जाना, ठीक है। तो यह हो गया बे ऑफ बंगाल, नीचे क्या हो गया? इंडियन ओशन, और यहां पर क्या हो गया? अरेबियन सी। ठीक है जी, अरेबियन सी इंडियन ओशन का ही एक पार्ट है, जिसको हम अरेबियन सी बोल देते हैं। बे ऑफ बंगाल भी टेक्निकली, बे ऑफ बंगाल कोई अलग नहीं है, ओशन तो दुनिया के अंदर इंडियन ओशन ही आता है। बे ऑफ बंगाल क्या है? इंडियन ओशन का वो पार्ट जो यहां पर आ रहा है, ठीक है जी। अब इंडिया का इसमें पानी कितना है? इंडियन ओशन क्योंकि इंडिया के नाम पर है, इसलिए वो इंडियन ओशन हमारा है। सही है, सिंपल। हमारा इंडियन नाम क्या है? इंडियन ओशन। हमारा नाम इंडिया तो हमारा हो गया ना? नहीं, ऐसा नहीं चलता। इंडियन ओशन का नाम इंडियन हो सकता है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट को इंडियन प्लेट बोला जाता है, ठीक है जी। बट इंडियन ओशन के अंदर या किसी भी ओशन में यहां से कुछ पानी हमारा होता है। कितना होता है? 12 नॉटिकल माइल्स तक के पानी को हम इंडिया का पानी बोलते हैं। नॉटिकल माइल क्या होता है? जैसे यहां पर माइल्स और किलोमीटर में कैलकुलेट किया जाता है लैंड पे, पानी में कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, वहां पे क्या जाता है? नॉटिकल माइल। रफली एक नॉटिकल माइल लगभग 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है। तो आप मान के चलो लगभग 12 नॉटिकल माइल है, तो किलोमीटर के टर्म्स में लगभग 18 से 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तक का जो पानी होगा वो इंडिया का पानी माना जाता है। उस पे इंडिया का ही राइट है, इसे बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। दिस इज कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर पे वो कंट्री कोई भी लॉ बना सकती है। जैसे इंडिया के लैंड पे सॉवरेनिटी है, सेम वे में टेरिटोरियल वाटर पे भी क्या है? सॉवरेनिटी है। अगर तुम्हें हमारे टेरिटोरियल वाटर में घुसना है तो हमसे परमिशन लेके घुसना पड़ेगा, हमसे बिना पूछे। अगर तुम हमारे टेरिटोरियल वाटर में घुसोगे तो हम तुम्हारी शिप को उड़ा सकते हैं, फिर हमें मत बोलो, ठीक है जी। वो अलग बात है, पहले हम चेक करते हैं कौन सी कंट्री की शिप है। जैसे थोड़ा समय पहले, अभी 6 महीने पहले, यूएस की एक शिप गलती से टेरिटोरियल वाटर में आ गई थी। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया ने बोल दिया अरे हम तो तुम्हें उड़ा देंगे, लीगली हम उड़ा सकते थे, बट क्या हमने यूएस की शिप उड़ाई होगी? नहीं, क्योंकि हम पंगा भी देख कर लेते हैं किससे पंगा लेना है। हाँ, अगर सोमालिया की होती
सोमालिया मैप पर पता भी नहीं है कहां पर है, छोटा सा देश है, क्या ही बिगाड़ लेगा, उड़ा दो उठा के। सिंपल सी बात है, अगर ये पाकिस्तान की होती, एनिमी नेशन की होती, तो शायद हम उसे कैप्चर कर लेते या कुछ करते, उड़ाते ना, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक इशू बन जाता। बट कहीं ना कहीं इंडिया देखता है, बट लीगली स्पीकिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट सॉवरेनिटी है। तुम हमारे पानी में हमसे बिना पूछे नहीं घुस सकते, जैसे तुम हमारी लैंड पे हमसे पूछे बिना नहीं घुस सकते। फिर इसके बाद 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक का पानी होता है, जिसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नाम से पता लग रहा है इंडिया की यहां पर कौन सी पावर है, बताओ। इंडिया का इस पानी पे किस तरह का राइट है? सॉवरेनिटी नहीं है, हम अपना लॉ नहीं बना सकते यहां पर, मगर इंडिया का राइट किस चीज से है? यहां पर अगर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, वो किसका है? इंडिया का। पानी में काहे का इकोनॉमिक बेनिफिट? सर पानी इकट्ठा कर नमक बनाना है क्या? कौन सा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है पानी में? पानी में कौन सा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है? शिपिंग नहीं, फिशिंग नहीं, फिशिंग नहीं होगी। ऑयल, मेनली जो ऑयल एक्सट्रैक्शन होती है और जो नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन होती है, अगर इसके अंदर कोई ऑयल फील्ड मिली, कोई नेचुरल गैस रिजर्व मिला, तो उस पे राइट किसका होगा? इंडिया का। आपको पता है इंडिया की नेचुरल गैस जो आती है, मेनली आती है केजी बेसिन से। केजी बेसिन का मतलब नाम है कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन कहां है? गुजरात और महाराष्ट्र से थोड़ा सा दूर, यहां पर पानी के बीच में है। साइड में ही पाकिस्तान की बॉर्डर भी पड़ती है। अगर देखा जाए इंटरनेशनल लॉ ना होता, पाकिस्तान कहता ना तुम्हारा है ना मेरा, दोनों मिलके लेंगे। हमने कहा नहीं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसके भी 200 नॉटिकल माइल के अंदर आएगा, प्लस इंटरनेशनल लॉ होता है अगर दोनों के उसमें आ रहा हो, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिफाइन किए जाते हैं। क्योंकि कृष्णा गोदावरी बेसिन हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहा है, इसलिए उसमें नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने का राइट किसका है? इंडिया का। रिलायंस का भी वहां पर एक रिफाइनरी है, ओएनजीसी की भी वहां पर रिफाइनरी, और इंडिया की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां से होके आती है नेचुरल गैस की? कृष्णा गोदावरी बेसिन, जो कि इंडिया की लैंड पर नहीं है, इंडिया के पानी में। और कौन से पानी में है? टेरिटोरियल वाटर नहीं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल के बाद जो पानी होता है उसे बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर, या कुछ लोग उसे प्यार से बोल देते हैं हाई सी। हाई सी मतलब जो किसी का भी पानी नहीं है उसे क्या बोल देते हैं? हाई सी। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया लीगली पानी कैसा डिवाइडेड है। ये डेफिनेशन आपको जब इंटरमीडिएट के अंदर जीएसटी पढ़ोगे, इनकम टैक्स पढ़ोगे, कंपनी लॉ पढ़ोगे, हर जगह ये यूज होगा। अच्छा, ये पानी तो डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पर बात क्या कर रहा था, क्या इस इंटरनेशनल वाटर के अंदर बहुत सारी शिप्स चल रही होंगी या नहीं चल रही होंगी? यस। इन शिप्स को कौन सी कंट्री की टेरिटरी माना जाएगा? यूनाइटेड नेशंस ने बोला ये शिप्स, जो कंपनी, जो भी पर्सन ऑपरेट कर रहा है, वो कहां का रेजिडेंट है, जिस कंट्री का रेजिडेंट है, ये शिप उस कंट्री की नॉर्मल टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाए। यानी इस समय इंडिया और दुबई के बीच में, कमिंग बैक टू द एग्जांपल, अगर ये शिप चल रही है तो हम चेक करेंगे ये शिप कौन सी कंपनी ओन करती है। अगर वो कंपनी इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट है तो ये शिप क्या मानी जाएगी? इंडियन टेरिटरी मानी जाएगी। और अगर वो शिप पे मान लो यूएई की शिप है, वहां का रेजिडेंट है वो पर्सन, तो इस केस के अंदर वो क्या माना जाएगा? यूएई की। अगला चीज, डोमेस्टिक टेरिटरी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग बाय द रेजिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन। अभी मैंने बोला वो इंटरनेशनल वाटर जहां पे हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव जोन ऑफ इंडिया। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर जितने भी ऑयल, नेचुरल गैस के रिग्स हैं, जो फिशिंग वेसल है, उसे भी क्या माना जाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। और फिर आखिरी चीज, एम्बेसीज एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ये क्या वाला होती है? एम्बेसीज और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। क्या इंडिया के अंदर बहुत सारी कंट्री के एम्बेसीज हैं? यस। और क्या इंडिया की एम्बेसी इंडिया के बाहर है? यस। याद रखना, इंडिया के अंदर अगर यूएस की एम्बेसी है, कहने के लिए वो इंडियन सॉइल पे है, मगर नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए उसे यूएस की टेरिटरी माना। सेम वे में अगर यूएस में, न्यूयॉर्क में इंडिया की कोई एम्बेसी है, कहने के लिए वो यूएस की सॉइल पे है, मगर नेशनल इनकम अकाउंटिंग पर्पस के लिए उसे किसकी टेरिटरी माना जाएगा? इंडिया की टेरिटरी। तो इस तरह से नेशनल टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी को डिफाइन करने का क्राइटेरिया है। नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। सेम वे में एक क्राइटेरिया किसके लिए दे रखा है? नॉर्मल रेजिडेंट्स। यहां पर भी हमें सिलेबस में नहीं है तो डिटेल में नहीं जाना, बस मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, नॉर्मल रेजिडेंट सिर्फ इंडिविजुअल हो सकते हैं या आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं? सिर्फ एक इंडिविजुअल किसी कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है, या जो आर्टिफिशियल पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन कौन हो गए? कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया। क्या आर्टिफिशियल पर्सन भी किसी कंट्री के रेजिडेंट हो सकते हैं? यस।
क्राइटेरिया अलग अलग है। यहाँ पर हम ये देखते हैं तुम 1 साल से ज्यादा किस कंट्री में रह रहे हो, यहाँ पर हम ये देखते हैं तुम्हारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है। तो रेजिडेंट दोनों डिफाइन किए जा सकते हैं, इंडिविजुअल भी और ये भी। तो हम दोनों की डेफिनेशन को डिटेल में नहीं पढ़ते। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम। एक बार आप जल्दी से बताओ, जीडीपी में क्या आएगा? All the goods and services which are produced in the domestic territory of India, whether they are produced by India के residents or they are produced by non. On the other hand, GNP में क्या आएगा? Gross domestic national product, value of goods and services which are produced by residents of the country, whether they are produced within the domestic territory or they are produced outside. क्लियर है वाली चीज? अभी ये डिस्कशन खत्म नहीं हुई है, बट मेरा टाइम खत्म हो गया, तो कल की क्लास में यहीं से फिर से पिकअप करेंगे। मेरी वैसे भी 2-3 दिन से क्लास नहीं लग रही थी, तो कल भी मैं क्लास लूंगा, मोस्ट प्रोबेबली परसों भी मैं ही क्लास लूंगा। तो 3 दिन आपकी लगातार क्लास है, यहीं से हम कल पिकअप करेंगे। ठीक है जी।